इसके प्रभाव इम्पैक्ट कैन बी हार्मफुल ऑन फेस टू फेस रिलेशंस। बस फेस टू, हाँ जी मैडम, नहीं सही है, फेस टू फेस क्यों नहीं हो सकता? आप बताओ क्या लिखेंगे फिर? म्यूचुअल, क्या लिखेंगे? कॉर्डियल मतलब क्या होता है? आमने सामने नहीं होता है कॉर्डियल। कॉर्डियल क्या होता है? वो तो दिल से होता है ना। फ्रंटल नहीं होता है मैडम। फ्रंटल का मतलब क्या होता है? सामने, इन फ्रंट ऑफ द कार, ऐसा, ठीक है। फेस टू फेस रिलेशन, अब मैं आपको बता रहा हूं, यही लिखना पड़ेगा, यही सही है इसमें ना, ठीक है। संभावित रूप से तो लिख सकते हैं पॉसिबली, कैन बी हार्मफुल पॉसिबली, ठीक है। अब देखो आपको एग्जाम में क्या करना है ना, जैसे मैं अभी भूल गया था ना संभावित को, आपको एग्जाम में क्या करना है, जिस वर्ड की इंग्लिश लिख दो उसको काट देना आपको। काटने से, अब देखो ये आपको बहुत छोटी सी बात लगेगी बट ये बहुत काम की है। अगर आप काटते रहोगे ना तो आपको पता रहेगा कि आपने किस किस वर्ड का ट्रांसलेशन कर दिया है और किसका अभी रह गया, तो आप पूरा उसको सही से बना के आओगे। वरना एग्जामिनर बहुत अच्छा लिखने के बाद भी क्या कर लेता है, एक आध नंबर तो काट ही लेता है ना। तो अपने को सब कुछ, हर चीज का पूरा ध्यान रखना है। अब आगे देखो, अगला सेंटेंस कौन सा है? वो आमने सामने, देखो वैसे आपको बताऊं, आमने सामने के रिश्ते होते भी नहीं है। आप खुद सोच के देखो, आमने सामने के रिश्ते क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होता है ना आमने सामने के रिश्ते। लेकिन अब जैसा लिखा है वैसा बनाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। म्यूचुअल रिलेशन ऐसा लिख सकते हो, बट वो जो हिंदी में सेंटेंस था ना उसी में ही थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आमने सामने के कोई रिश्ते ही नहीं होते हैं ना। ऐसा कौन सा रिश्ता? आमने सामने का कोई रिश्ता थोड़ी होता है। आमने सामने के रिश्ते होते भी नहीं है। जैसा है वैसा अपने को तो बनाना पड़ेगा। आमने सामने के रिश्ते क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होता है ना आमने सामने के रिश्ते। अक्सर दिखावा, लेकिन अब जैसा लिखा है वैसा बनाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। इसके बाद ये लिखा है ना, इसको म्यूचुअल रिलेशन ऐसा लिख सकते हो, बट वो अक्सर जो हिंदी में सेंटेंस था ना उसी में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आमने सामने के कोई रिश्ते ही नहीं होते हैं ना। ऐसा कौन सा रिश्ता? आमने सामने का कोई रिश्ता थोड़ी होता है। आमने सामने के रिश्ते होते भी नहीं है। जैसा है वैसा अपने को तो बनाना पड़ेगा। आमने सामने के रिश्ते क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होता है ना आमने सामने के रिश्ते। अक्सर दिखावा, लेकिन अब जैसा लिखा है वैसा बनाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। इसके बाद ये लिखा है ना, इसको म्यूचुअल रिलेशन ऐसा लिख सकते हो, बट वो अक्सर जो हिंदी में सेंटेंस था ना उसी में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आमने सामने के कोई रिश्ते ही नहीं होते हैं ना। ऐसा कौन सा रिश्ता? आमने सामने का कोई रिश्ता थोड़ी होता है। आमने सामने के रिश्ते होते भी नहीं है। जैसा है वैसा अपने को तो बनाना पड़ेगा। आमने सामने के रिश्ते क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होता है ना आमने सामने के रिश्ते। अब दिखावा, जैसा लिखा है वैसा बनाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। इसके बाद ये लिखा है ना, इसको म्यूचुअल रिलेशन ऐसा लिख सकते हो, बट वो अक्सर कवर आता है ना, नहीं आता, बहुत बार आता है। आप देखना, आप इंस्टाग्राम पे रील देखोगे ना तो ऐसे लिखा आएगा कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर वास्तव में। चलो ठीक है, लेकिन हम वैसा नहीं लिखेंगे। वास्तव मतलब मीनिंग तो इसका वैसा ही है। हम तो क्या लिख देंगे, जैसा लिखा हुआ है ना उसी को ट्रांसलेट करते हैं। तो देखो ये जो अक्सर लिखा है ना, ऑफन, इसको तो छोड़ो एक बार, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो एडवर्ब है, इसको बाद में देखेंगे। बच कौन गया? दिखावा धोखा देने वाला होता है। अब देखो दिखावे की इंग्लिश क्या बनाओगे? दिखावा, शो ऑफ बना सकते हो और शोइंग भी लिख सकते हो। और प्रिटेंड आपने वर्ड पढ़ा होगा ना, सबने प्रिटेंड, उसकी नाउन बना देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रिटेंस बन जाएगा वो। क्या उसको भी तो लिख सकते हो। देखो आप लिख सकते हो प्रिटेंस, ठीक है। प्रिटेंस का मतलब क्या होता है? दिखावा। और अपीयरेंस, यस सर, अपीयरेंस ये भी क्या होता है? कम करनी पड़ेगी क्या? तो फिर अब क्या करें? वॉल्यूम सही नहीं जा रही? अच्छा चलो कोई नहीं। देखो प्रिटेंस भी लिख सकते हो ना, और अपीयरेंसेस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अपीयरेंसेस भी लिख सकते हो, और देखो शो ऑफ भी लिख सकते हो, शोइंग भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन शो ऑफ या फिर शोइंग जैसे वर्ड यूज करने से आप क्या करो, थोड़ा बचो। आप किसको यूज करो? अपीयरेंसेस को यूज करो या फिर प्रिटेंस को यूज करो। प्रिटेंस मतलब क्या होता है? दिखावा। और प्रिटेंड क्या होती है? उसकी वर्ब होती है ना। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना और प्रिटेंस मतलब दिखावा। बस अब आगे क्या बच गया? अक्सर धोखा देने वाला होता है। अपीयरेंसेस इससे बनाते हैं, ठीक है। आर, और देखो इसको क्या लिख देंगे? अक्सर को ऑफन, ठीक है। ऑफन फिर क्या होता है? फिर धोखा देने को क्या बोलोगे? हाँ, और हाँ डिसेप्टिव लिख सकते हैं। डिसेप्टिव क्या है कि जैसे डिसीव होता है ना, तो डिसेप्टिव लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? डिसेप्टिव। और देखो दिखावा धोखा देने वाला होता है ना, उसमें क्या धोखा हुआ? सोचो आपके साथ एक भ्रम हुआ, उसी का तो धोखा हुआ है ना। तो एक इल्यूजरी एक वर्ड होता है, उसको भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इल्यूजरी, है ना। मतलब क्या है? धोखा। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन तो धोखा ही होता है ना, भ्रम। तो दिखावा क्या करता है? आपको भ्रम के साथ धोखा देता है। और क्या करता है? और देखो
आप ये मानो कि ये मान लो बहुत टफ वर्ड है ना, सभी बच्चों को तो नहीं आते होंगे, तो आप क्या लिख सकते हो, मिसगाइडेड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मिसगाइडेड जैसा वर्ड तो आप सबको आता है ना, मिस गाइडेड, है ना, कि वो जो अपीयरेंसेस होती है ना, वो आपको क्या करती है, वो मिसगाइड करती है आपको, मतलब आपको धोखा देती है, लिख सकते हो। और देखो और क्या लिख सकते हो, मिसलीड एक वर्ड होता है, मिसलीड, मिसलीड भी तो करती है ना, तो मिसलीड भी लिख सकते हो। आर ऑफन डिसेप्टिव, इल्यूजरी, मिसगाइडेड या फिर मिसलीड, ठीक है, मिसलीड भी लिख सकते हो। और ऐसे धोखा देने के लिए क्या लिख सकते हो, इतने ही लिखने हैं, ठीक है। अब बताओ, ठीक है, डिसीव की स्पेलिंग क्या होती है, डिसीव की। अब देखो उसके बाद क्या बच गया, हमें बाहरी दिखावे से गुमराह नहीं होना चाहिए। हमें क्या नहीं होना चाहिए, बाहरी दिखावे से गुमराह नहीं होना चाहिए। हमें की इंग्लिश क्या होगी, वी। और देखो जैसे ही आपने वी लिखा, आपने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। वी लिखते ही आपने क्या लिख दिया, यू हैव राइट योर सब्जेक्ट, आप लिख चुके अपना सब्जेक्ट। अब बच क्या गया, सीधा कहां जाना है, लास्ट में क्या लिखा है, चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, यू शुड, गुड, फिर यू शुड नॉट, फिर यू शुड नॉट, उसके बाद बताओ ये क्या लिखा है, बताओ, गुमराह ना, फिर यू शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट, हाँ फिर सही है, डिस्ट्रैक्ट ठीक है, यू शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट, एस, हाँ देखो गुड, है ना। अब देखो वास्तव में अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे ना, तो ये जो वी सब्जेक्ट है ना, ये बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, करने वाला तो कौन है, वो बाहरी दिखावा है। करने वाला तो कौन है, ये बाहरी दिखावा है ना। गुमराह किससे नहीं होना है, बाहरी दिखावे से नहीं होना है ना, तो करने वाला कौन है, बाहरी दिखावा है। एक बार के लिए आप इस सेंटेंस को ऐसा सोचो कि हमें क्या नहीं होना है, हमें बाहरी दिखावे के द्वारा गुमराह नहीं होना है, गुमराह नहीं होना चाहिए। ऐसा ही लिखा हुआ है ये वास्तव में, हमें बाहरी दिखावे के द्वारा गुमराह नहीं होना चाहिए, है ना, यही तो लिखा है ना। तो सेंटेंस कैसा है, वो शुरुआत में तो ऐसा चलेगा, शुड नॉट, उसके बाद उसको किस में लिखना पड़ेगा आपको, उसको पैसिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसा लिखना पड़ेगा, पैसिव फॉर्म में, वी शुड नॉट, फिर बी मिसलीड, गुड। अब देखो मिसलीड नहीं लिखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मिसलेड होती है, ठीक है। तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, मिसलेड लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, मिसलेड लिखना पड़ेगा ना, वी शुड नॉट बी मिसलेड। फिर बाहरी दिखावों को क्या बोलोगे आप, बाय आउटर, हाँ बस वो अपीयरेंसेस लिख दोगे ना, बाय आउटर अपीयरेंसेस, है ना। वी शुड नॉट बी मिसलेड बाय आउटर अपीयरेंसेस, ठीक है, आउटर। और बताओ मिसलीड, मिसलेड की जगह क्या लिख सकते हो, जितने वर्ड बताए थे आपको, वी शुड नॉट बी डिसीव्ड, और एक और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, एक बिगाइल एक वर्ड होता है, सुन रखा है क्या आप लोगों ने, वी शुड नॉट बी बिगाइल्ड, ऐसे होता है ना, BEGUILED, है ना। वी शुड नॉट बी बिगाइल्ड बाय आउटर अपीयरेंसेस। बिगाइल को याद कैसे रखना है, वो पीछे गाइल लिखा है ना, गाइल को ऐसे गोली जैसे समझ लो, किसी को गोली देना मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना, तो बिगाइल का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। वी शुड नॉट बी बिगाइल्ड बाय आउटर अपीयरेंसेस, वी शुड नॉट बी बिगाइल्ड बाय आउटर अपीयरेंसेस, वी शुड नॉट बी मिसलेड बाय आउटर अपीयरेंसेस, है ना। वी शुड नॉट बी डिसीव्ड बाय आउटर अपीयरेंसेस, मतलब बाहरी चीजों को देख के हमें क्या नहीं खाना है, धोखा नहीं खाना है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्या लिखा है, चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे दिखाई देती है। इसका तो बना दोगे, सिंपल है, थिंग्स आर नॉट, थिंग्स आर नॉट द वे एज दे अपीयर, एज दे सीम्स नहीं हो सकता है, एज दे सीम हो सकता है ना, एज दे सीम या फिर एज दे अपीयर। अब देखो इसको मिटा दूं, इसको इतने को, थिंग्स ऐसे लिखो, देखो थिंग्स आर नॉट द वे एज दे सीम, सीम भी लिख सकते हो। और देखो सीम्स आपको कभी नहीं लिखना, अगर आपने सीम्स लिख दिया तो वो आपके नंबर काट लेगा। हाँ, एज दे सीम या फिर अपीयर। क्यों लिखा हमने सीम या फिर अपीयर, अपीयर्स क्यों नहीं लिखा, बिकॉज दे इज ए प्लूरल सब्जेक्ट। दे का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग हैं, है ना। देखो नाउन के साथ क्या होता है ना, नाउन के अंदर आप एस या ईएस जोड़ोगे तो नाउन कैसा बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा मैडम। और वर्ब के अंदर एस या ईएस जोड़ोगे तो वर्ब कैसी बन जाएगी, सिंगुलर। दोनों में क्या होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है ना। बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज, लेकिन प्ले का सिंगुलर क्या होता है, प्लेस। उल्टा हो गया ना। देखो पूरा नाउन के अंदर एस या ईएस जोड़ देने से नाउन क्या बनती है, प्लूरल, और वर्ब के अंदर एस या ईएस जोड़ देने से वर्ब क्या बनती है, सिंगुलर। और मैं आपको भी बताता हूं, देखो ये ये बात सबको पता है ना, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए,
सिंगुलर, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। लेकिन आप लास्ट तक भी ऐसी गलतियां करोगे जिनमें क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा बट योर वर्ब विल बी प्लूरल। आप कैसा लिख दोगे, वर्ब प्लूरल लिख दोगे। और बहुत बार ऐसा होगा ना, सब्जेक्ट भी नहीं पहचान पाते अपने, तो फिर हमें पता नहीं चलता वर्ब का कैसे यूज करें। तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जरूर ध्यान रखना है ना। जब ट्रांसलेशन पढ़ाया था उसमें सबसे पहले दिन ये बात बताई थी, क्या आपको सब्जेक्ट की वर्ब का जरूर ध्यान रखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लिखनी है, सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लिखनी है आपको, प्लूरल। आपको जरूर ध्यान रखना है। और दूसरी बात कौन सी ध्यान रखनी है आपको, हमेशा एक गलती और करोगे, कौन सी, कि जब कभी भी सेंटेंस आप इंटरोगेटिव बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखना है। क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखना है। बच्चे क्या गलती करेंगे, उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे और सेंटेंस क्या हो जाएगा, पूरा आपका गलत हो जाएगा। लेकिन कब करना है ऐसा, जब आप सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाओगे तभी। तो ये भी हो गया ना अक्सर दिखा वाला। अब देखो ये कोई मुश्किल नहीं है, काट काट के करते जाओ, ये सब होते जाएंगे आपसे, ठीक है। अब अगला देखो, हाँ ऑफन। देखो ऑफन क्या होती है, ऑफन होती है कि ऑफन एक एडवर्ब होती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप उस एडवर्ब को किसके लिए यूज कर रहे हो। एडवर्ब क्या क्या काम करती है बताओ, एडवर्ब का क्या काम होता है, वो किस किस को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, वो देखो वर्ब को भी करता है, नाउन को भी करता है, प्रोनाउन को करता है, एडजेक्टिव को करता है, खुद एडवर्ब को भी एडवर्ब मॉडिफाई करता है। पता है आपको, खुद एडवर्ब को भी एडवर्ब क्या करता है, जैसे वेरी स्लोली होता है ना, बहुत धीरे धीरे, तो स्लोली भी क्या एडवर्ब है और वेरी भी क्या एडवर्ब है। एडवर्ब को भी क्या कर देता है, मॉडिफाई करता है। तो एडवर्ब का उस पे, उसके यूज पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस लिए यूज कर रहे हो। बाकी अगर आप पहले भी लिख दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी जहां उसका यूज है ना, वो जिसको मॉडिफाई कर रहा है, तो उसी के साथ यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चले आगे, उसके बाद देखो क्या, अब देखो अगला आगे क्या लिखा है, ज्ञान की शक्ति ने दुनिया में महान क्रांतियों को जन्म दिया। अब इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ज्ञान की शक्ति ने दुनिया में क्या किया, ज्ञान की शक्ति ने दुनिया में महान क्रांतियों को जन्म दिया। इसका तो बना सकते हो ना, ज्ञान की शक्ति के लिए क्या लिखोगे, हाँ सेंटेंस कैसे लिखोगे बताओ। हाँ अब देखो, अब ऐसी आप गलती करोगे ना, वो एग्जामिनर आपके नंबर तो काटेगा ना। आपको क्या लिखना है, द पावर ऑफ नॉलेज। क्या लिखना है आपको, द पावर ऑफ नॉलेज। क्यों लिखना है ऐसा बताओ, क्योंकि ये किसी भी शक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ किस शक्ति के बारे में बता रहा है, किस पावर के बारे में बता रहा है, वो ज्ञान की पावर है सिर्फ। वो किसकी पावर है, नॉलेज की। यानी कि नॉलेज की पावर के बारे में बता रहा है, सभी पावर के बारे में नहीं बता रहा है। तो फिर आपको आर्टिकल कौन सा लिखना पड़ेगा, द। क्यों, क्योंकि उसने इस पावर को क्या बना दिया, स्पेसिफिक बना दिया, है ना। जैसे देखो ऊंट तो दुनिया में बहुत जगह पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा लिख दोगे कैमल्स ऑफ राजस्थान, तो वो क्या हो जाएगा, गलत। आपको क्या लिखना पड़ेगा, दी कैमल्स ऑफ राजस्थान। क्यों, क्योंकि ये कहां के कैमल्स की बात कर रहा है, पर्टिकुलरली राजस्थान के, स्पेसिफिक बना दिया ना उसने। देखो स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, बट द स्टूडेंट्स ऑफ सिरेमिक एकेडमी ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पीछे ऑफ सिरेमिक एकेडमी नहीं लिखते हो तो फिर आप क्या लिख सकते हो, बिना आर्टिकल दा के भी क्या लिख सकते हो, स्टूडेंट्स लिख सकते हो। वो तो फिर सबकी बात कर रहा है ना, ठीक है। अब देखो इतना लिख दिया, द पावर ऑफ नॉलेज। फिर देखो आगे क्या लिखा है, ये ज्ञान की शक्ति, इसको काट दो इसको, ठीक है। ने दुनिया में, ज्ञान की शक्ति ने दुनिया में, अब इसको तो बाद में देख लेंगे दुनिया में, ठीक है। ये तो कुछ नहीं, इन द वर्ल्ड लिखना है, इसके लिए तो बात खत्म। फिर देखो क्या क्या, महान क्रांतियों को जन्म दिया है। महान क्रांतियों को जन्म दिए के लिए क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखो, हैज गिवन बर्थ लिखोगे या फिर गैव बर्थ लिखोगे, है ना। देखो क्या लिखना पड़ेगा आपको, आपको लिखना है गैव बर्थ लिखना है। द पावर ऑफ नॉलेज गेव बर्थ, ठीक है। देखो अब कोई भी बच्चा ना ऐसे नहीं लिखेगा हैज गिवन बर्थ, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको किससे कनेक्ट कर दिया, प्रेजेंट से। यहाँ प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है वो, सिर्फ किसकी बात कर रहा है, पास्ट की, जन्म दिया, बात खत्म, ठीक है। हैज गिवन बर्थ, फिर उसके बाद हाँ, टू ग्रेट रिवोल्यूशंस इन द वर्ल्ड, बस खत्म हो गया, इतना ही तो है, टू ग्रेट रिवोल्यूशंस इन द वर्ल्ड। अब देखो आप इस गेव बर्थ की जगह और भी कुछ लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो बताओ, और क्या लिख सकते हो, हाँ क्या करके, जनरेट, हाँ ऐसे जनरेट भी लिख सकते हो। और देखो किसी चीज का बीज बोना होता है ना, उसको कैसे लिखते हैं, हाँ सो द सीड, सो द सीड ऑफ, किसका, यहां से लिख सकते हो, देखो सो द सीड ऑफ, ऑफ मतलब फिर उसके बाद सो द सीड ऑफ ग्रेट रिवोल्यूशंस इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो द सीड क्यों बताया, ताकि कहीं और काम आ जाएगा ना आपके। सो द सीड का मतलब क्या होता है,
बीज का वो सो द सीड करना बीज, ठीक है। अब आगे देखो फिर क्या लिखा है, सभी आधुनिक सुख सुविधाएं, सभी मतलब ऑल, आधुनिक मतलब मॉडर्न, सुख सुविधाओं को क्या लिखोगे, एमिनिटीज, और एमिनिटीज लिख दो, प्रिविलेज, या फिर क्या लिख सकते हो, कंफर्ट्स एंड फैसिलिटीज लिख सकते हो। भाई एमिनिटी अगर आपको वर्ड नहीं आता है एमिनिटीज, तो फैसिलिटीज भी तो लिख सकते हैं ना, फैसिलिटी तो आप सबको आता है, तो क्या लिख सकते हो, कंफर्ट्स एंड फैसिलिटीज, ठीक है। तो इसको आगे लिखते हैं, देखो सभी मतलब ऑल मॉडर्न, ठीक है, फिर सुख मतलब ऑल मॉडर्न कंफर्ट्स, कंफर्ट क्या होता है, कंफर्ट, कंफर्ट्स एंड फैसिलिटीज, ठीक है, फैसिलिटीज, या फिर क्या लिख सकते हो, एमिनिटीज, ठीक है। कंफर्ट वो चीजें होती है ना दैट मेक्स योर लाइफ इजी, जो आपके जीवन को कैसा बनाती है, आसान बनाती है, वो सब क्या होते हैं, कंफर्ट होते हैं। तो बस कुछ भी लिख दो, एमिनिटीज लिख दो, फैसिलिटी लिख दो, कंफर्ट लिख दो, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। तो किसका बना दिया, सभी सुख सुविधाएं, फिर हमारे ज्ञान की ही देन है, इसको कैसे लिखेंगे, आर प्रोडक्ट ऑफ आवर नॉलेज, है ना। और क्या लिख सकते हो, आर गिफ्ट ऑफ आवर नॉलेज, ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, आर गिफ्ट ऑफ आवर नॉलेज। देखो ऑल मॉडर्न कंफर्ट्स एंड एमिनिटीज या फिर फैसिलिटीज आर प्रोडक्ट ऑफ आवर नॉलेज, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हो, आर गिफ्ट, गिफ्ट भी देनी तो है ना, आर गिफ्ट ऑफ आवर नॉलेज, ठीक है। अब देखो फिर देखो नॉलेज की जगह और क्या लिख सकते हो, विजडम भी तो लिख सकते हो ना, गुड, विजडम भी लिख सकते हो, इंटेलेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो ऐसे वर्ड भी, बस वही लिखना अपने को, आर गिफ्ट। और बताओ चलो ये गिफ्ट भी है, गिफ्ट भी लिख सकते हो, और आप लोगों ने क्या बताया था, प्रोडक्ट भी बताया था, और क्या लिख सकते हो इसकी जगह, आउटकम भी लिख सकते हो, और रिजल्ट भी लिख सकते हो, क्या कि ऑल फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज आर रिजल्ट ऑफ आवर नॉलेज, हमारे ज्ञान की वजह से उसी का रिजल्ट क्या है, ये सब सुख सुविधाएं हैं, ठीक है। फिर आगे देखो क्या लिखा है, परंतु, फिर देखो अब ये क्या लिखा है, परंतु, फिर इसके लिए क्या लिखोगे, परंतु के लिए हाउएवर, क्या लिखोगे, अब बट मत लिखना, ठीक है, क्या लिखना है आपको, हाउएवर, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे, हाउएवर, हाउएवर, ठीक है, फिर कोमा, फिर मनुष्य अपने ज्ञान का उपयोग मानवता के विनाश के लिए कर रहा है। अब मनुष्य के लिए क्या लिखोगे, हाँ सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, मैन भी लिख सकते हो, सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, मैन, क्या लिख सकते हो, मैन। और आपको एक बात पता है, मैन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, मैन के आगे कभी भी आपको कोई आर्टिकल नहीं लिखना होता है, कब, जब उसका मतलब क्या होता है, सभी मनुष्य के लिए यूज हो रहा है। गॉड के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा बताओ, जीओडी गॉड, जीओडी गॉड के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा, हाँ गॉड के आगे, हाँ गॉड के आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है, गॉड के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। तो सोचो जब गॉड के आगे ही आर्टिकल नहीं आ रहा है, तो फिर हम तो क्या इंसान है ना, तो हमारे आगे तो बिल्कुल नहीं आ सकता, तो फिर मैन के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, और मैन के साथ आर्टिकल नहीं आएगा तो फिर वुमन के साथ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो फिर क्या लिखा है, मैन, मनुष्य, फिर क्या लिखा है आगे, मनुष्य अपने ज्ञान का उपयोग क्या कर रहा है, विनाश के लिए कर रहा है, कर रहा है, इसका मतलब टेंस कौन सा है, हाँ मैन इज यूजिंग, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, कर रहा है। देखो यूजिंग लिख सकते हो, और यूजिंग के अलावा क्या लिख सकते हो आप, यूटिलाइजिंग, हाँ यूटिलाइज भी तो होता है ना, मैन इज यूजिंग, या फिर क्या लिख सकते हो, यूटिलाइजिंग, मैन इज यूजिंग या फिर यूटिलाइजिंग, यूटिलिटी होता है ना, यूटिलाइजिंग, फिर क्या कर रहा है, अपने ज्ञान का, हिज नॉलेज, हिज नॉलेज या फिर हिज विजडम, कुछ भी लिख दो। फिर किसके लिए, मानवता के विनाश के लिए, मैन इज यूजिंग या फिर यूटिलाइजिंग हिज नॉलेज फॉर दी, के लिए का क्या होता है, फॉर, के लिए मतलब क्या होता है, फॉर दी डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, या फिर क्या लिख सकते हो, मैनकाइंड, कुछ भी लिख दो, फॉर दी डिस्ट्रक्शन ऑफ, ऐसे लिख दो, फॉर दी डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, है ना, मैनकाइंड या फिर ह्यूमैनिटी, फॉर दी डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड या फिर ह्यूमैनिटी, सही लिखा है, चले आगे। बस ये जैसे देखो ये वर्ड होते हैं ना, मैनकाइंड होता है, ह्यूमैनिटी होता है, इनके साथ भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, शिक्षा के हमेशा से दो उद्देश्य रहे हैं, है ना, क्या लिखा है, देखो शिक्षा के हमेशा से कितने उद्देश्य रहे हैं, दो, कैसे लिखोगे, एजुकेशन ऑलवेज हैज, देखो एक बात सोचो ना,
ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है वास्तव में, एक बार इसको सोचो। ये इसका टेंस बताओ कौन सा है? शिक्षा के दो उद्देश्य रहे हैं, ये कौन सा टेंस है इसमें? प्रेजेंट। और बताओ, कोई नहीं बता सकता इसमें टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो उसके अंदर टाइम नहीं लिखा है उसका कि कब से रहे हैं, बट वो बात यही कहना चाहता है। वो बात ये कह रहा है पास्ट से किसको कनेक्ट कर रहा है? प्रेजेंट को। जब पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट करते हैं तो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, देखो ये टाइमलाइन होती है, मान लो ना या हम कहीं प्रेजेंट में हैं। वो कहना क्या चाहता है? शिक्षा के दो उद्देश्य रहे हैं। एक बार ना आंखें बंद करके सोच के देखो क्या कह रहा है। दो उद्देश्य रहे मतलब पास्ट से लेकर अब तक की बात कर रहा है वो, और पास्ट को जब प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहा है तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाओ इसका। ठीक है, ऐसे सीधा सीधा नहीं लिखना है। तो क्या लिख देंगे? एजुकेशन हैज ऑलवेज। अब देखो, अब वर्ब की क्या लिखनी है? थर्ड फॉर्म। उस हैज की थर्ड फॉर्म लिखेंगे जो पहले आप सिंपल में यूज कर रहे थे ना। तो क्या होती है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म? ऑलवेज फिर हैड। एजुकेशन हैज ऑलवेज हैड। ठीक है, अभी तभी तो बनेगा ना प्रेजेंट परफेक्ट। बन गया ना पूरा। अब दो उद्देश्य को क्या बताओगे? बोलो। टू ऑब्जेक्टिव्स, या क्या बोल सकते हो? टू गोल्स, टू एम्स, कुछ भी बोल सकते हो ना। तो क्या लिख देंगे हम? टू ऑब्जेक्टिव्स। ऑलवेज हैड टू ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद ये डैश ऐसे मान लो। फिर उसके बाद क्या लिखा है? एक और कौन सा है? दिशा वाला है ना, साइड वाला। एक और कौशल प्रदान करना। अब बताओ ये इसकी इंग्लिश बनाओ। एक और कौशल प्रदान करना क्या? बताओ। वन प्रोवाइड का मतलब पता क्या होता है? कि कोई इंसान क्या करता है? वो देता है। ठीक है, क्या लिखोगे बताओ? एक और का मतलब होता है ऑन दी वन हैंड। ऑन दी वन हैंड ना, एक और। या फिर देखो हैंड की जगह क्या बोल सकते हो? ऑन दी वन साइड, एक तरफ। ऑन दी वन साइड। एक और का मतलब ऑन दी वन हैंड या फिर ऑन दी वन साइड। तो क्या लिख देंगे? ऑन दी वन साइड। ठीक है, या फिर हैंड भी लिख सकते हो। ऑन दी वन साइड या फिर हैंड। क्या है देखो, कौशल प्रदान करना। कौशल प्रदान करना की इंग्लिश क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? मेरा उद्देश्य पढ़ाना है, इसकी इंग्लिश क्या बनाओ बताओ? माई ऑब्जेक्टिव इज टू टीच, है ना? सिखाया था ना आपको सबको, माई ऑब्जेक्टिव इज टू टीच। अब मुझे घर जाना है, ऐसे सिखाया था ना आपको। नाउ आई एम टू गो, वैसे ही तो होता है ना, जाना है। तो क्या लिखा है देखो? कौशल प्रदान करना है। तो क्या लिख देंगे? ऑन दी वन साइड इज टू प्रोवाइड स्किल्स। ठीक है, फिर और, अच्छा सिर्फ क्या लिखा है? और एक ऐसी, अच्छा ये और लिखा है ना, तो और के लिए क्या लिख देंगे? एंड। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी तरफ क्या लिखा है? एक ऐसी अमूर्त चीज देना। दूसरी तरफ क्या लिखा है? एक ऐसी अमूर्त चीज देना। तो अब इस और के बाद क्या लिख देंगे? दूसरी के लिए क्या लिखोगे? ऑन द अदर साइड। क्या लिख देंगे? एंड ऑन द अदर साइड इज, फिर क्या लिखना है? अमूर्त चीज देना है। फिर क्या लिखेंगे बताओ? इज टू प्रोवाइड या फिर गिव। अब देखो अमूर्त चीज को क्या बोलते हैं? है ना, एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, इनटेंजिबल भी बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? इनटेंजिबल लिख लो। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है बताओ? ऐसे लिख लो, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब क्या होता है? वो चीजें जिनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हो, है ना, जिनको टच करके नहीं देख सकते हैं, है ना, तो वो क्या होती है? इनटेंजिबल। और इसको क्या बोल सकते हो? एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आपने कहां पढ़ा है बताओ सबने? नाउन में पढ़ा है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन? बताओ किसको बोलते हैं? जिसको छू नहीं सकते और देख सकते हो। क्या देख भी नहीं सकते? हाँ, ये शीशा है, इसको कोई देख सकता है क्या? इसको ये कहीं लगा होगा तो देख सकते होगा आप, इसको नहीं देख सकते ना, तो एक ऐसा नाउन है। कई बार नहीं दिखता है ना, लोग ऐसे छू सकते हैं, है ना। हाँ, अच्छा ये बताओ, हवा होती है जो एयर होती है, उसको देख सकते हो क्या? छू सकते हो? तो फिर वो कैसी नाउन है? लव तो ठीक है, हवा का बताओ ना, एयर का। AIR, एयर। एयर कैसी नाउन है? छू सकते हो क्या एयर को? नहीं छू सकते। देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो फिर ये कैसी नाउन है बताओ? ये नहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ये कैसी नाउन है? एयर प्रेशर आपने नहीं सुना क्या? वर्ड एयर प्रेशर सुना है ना?
तो प्रेशर कुछ तो है तभी तो लग रहा है ना। अगर छू ही नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो उसकी कुछ ना कुछ फिजिकली एग्जिस्टेंस तो है, तभी तो प्रेशर लग रहा है, तभी तो एयर प्रेशर होता है ना। तो फिर देखो ऐसी भी चीजें होती है जिनको छू और देख नहीं सकते हैं, बट फिर भी कैसी होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होती, ठीक है। जैसे देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, उन्होंने क्या बोला, जैसे लव होता है ना, और क्या होता है, ऑनेस्टी होता है ना, किसी की ईमानदारी, उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हैं कि वो इंसान कैसा है, बहुत ईमानदार है, ठीक है। तो वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। या फिर क्या लिख सकते हो, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल चीजें क्या होती है, वो जैसे क्या होता है कि देखो, जैसे मान लो कि कोई इंसान आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, मान लो उसके बहुत सारे एफर्ट ऐसे होते हैं जो आपको कभी दिखाई नहीं देते हैं ना, तो वो क्या है, उसके इनटेंजिबल एफर्ट है ना, कि वो आपको नहीं दिखाई दे रहे। बाकी जो दिखाई दे रहे हैं वो तो टेंजिबल है। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त ही है, आपको डेली आपके घर से बाइक पर बिठा के लाता है ना, वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली भी आपकी बहुत मदद कर रहा होता है ना, तो वो उसके कैसे टेंजिबल मदद है, उसकी इनटेंजिबल एफर्ट है उसके, वो आपको कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। फिर अगला देखो, ये हो गया ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे की इंग्लिश क्या बनाओगे, विच। जिसे की क्या लिख देंगे, विच। जिसे हम तो विच वी, अब देखो क्या कहते हैं, बुद्धिमत्ता कहते हैं, क्या लिख देंगे, विच वी कैन, है ना, विच वी कैन, या फिर क्या लिख सकते हो, मे भी लिख सकते हो, विच वी कैन, या फिर मे से, हाँ विजडम लिख सकते हो। बुद्धिमत्ता के लिए क्या लिख दोगे, विजडम, या फिर इंटेलेक्ट लिख दोगे। इंटेलेक्चुअल होता है ना, एक वर्ड सुना होगा, उसी से क्या बना है, इंटेलेक्ट होता है। इंटेलेक्ट लिख दोगे, विजडम लिख दोगे, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, ठीक है। चले आगे, अब देखो, हाँ क्या बताओ, बुद्धिमत्ता के लिए कुछ और वर्ड बताओगे क्या, नहीं सही है, हाँ इंटेलेक्ट भी लिख सकते हो, इंटेलेक्ट भी लिख सकते हो, और इंटेलिजेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। इंटेलिजेंट नहीं लिखना, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा फिर आपको, इंटेलिजेंस, ठीक है। आगे चलें, वरना देखो उनमें कंफ्यूज ही नहीं होना है अपने को, सीधा सीधा क्या वर्ड यूज करो, विजडम, है ना, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, बस सही है। ये बहुत वर्ड नहीं है ऐसे, थोड़े दिन में आपको ये सब रटे जाएंगे। अगला ये देखो क्या आ गया, जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण, जन प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड भी लिख सकते हो, गिव भी लिख सकते हो। और देखो एक वर्ड और होता है, किसी ने सुना है क्या, बेस्टो, सुना है क्या किसी ने, हाँ बेस्टो, बेस्टो मतलब भी क्या होता है, देना होता है। और देखो आपको बता, एक वर्ड आपने सुना है क्या, इम्पार्ट, इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब क्या होता है, देना, लेकिन क्या चीज देना, जो एजुकेशन दी जाती है ना उसको इम्पार्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इम्पार्ट एजुकेशन। शिक्षा देने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इम्पार्ट एजुकेशन बोलते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है क्या, शिक्षा देने के लिए इम्पार्ट है, ठीक है, समझ गया। जैसे देखो हिंदी में भी ऐसा होता है, आप कभी भी ऐसा नहीं बोलते हो कि अनेक संस्कृतियां, क्या बोलते हो आप, नहीं बोलते हो, अनेक नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं बताओ, विविध बोलते हैं, अनेक की जगह विविध बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अनेक का मतलब क्या होता है, वो एक जैसी है तो बहुत सारी, बट कैसी है, एक जैसी है। लेकिन हमारे देश के अंदर तो जो संस्कृतियां वो एक जैसी थोड़ी है, वो तो अलग अलग है ना सब, और बहुत सारी भी है, तो उसके लिए क्या वर्ड होता है, विविध, है ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, विविध संस्कृतियां। वैसे इंग्लिश में होता है, एजुकेशन के लिए पर्टिकुलर वर्ड क्या होता है, इम्पार्ट होता है। क्या, आवर एम इज टू इम्पार्ट एजुकेशन, सिरेमिक एकेडमीज एम इज टू इम्पार्ट एजुकेशन। सिरेमिक एकेडमी का एम क्या है, एजुकेशन को देना, इम्पार्ट एजुकेशन। अब देखो क्या लिखा है, ये बेस्टो नहीं सुना क्या आपने, बेस्टो, बेस्टो का मतलब भी होता है देना। वैसे आपको बताऊं, बेस्टो का यूज करते हैं पर्टिकुलरली भगवान के लिए, किसके लिए, भगवान के लिए। भगवान ने जो चीजें आपको दी है ना, उनके लिए आप क्या बोल सकते हो, बेस्टो, है ना। वो भगवान ने जो दिया है वो क्या होता है वास्तव में, वो बेस्टो, है ना, वो बेस्ट से बेस्ट दिया है भगवान ने, तो उसके लिए वर्ड क्या होता है, बेस्टो, ठीक है। अब अगला देखो क्या लिखा है, जनसंख्या विस्फोट, क्या लिखोगे इसके लिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत सिंपल है ये तो। फिर शहरीकरण के लिए अर्बनाइजेशन, फिर औद्योगिकरण के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बस ये और बता दो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, एक्सप्लोजन, फिर अर्बनाइजेशन, ठीक है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, फिर एंड, ठीक है। अब बच गया कौन, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। अब अंधाधुंध के लिए क्या यूज करोगे, हैं, ब्लाइंड, ब्लाइंडलेस, हाँ रेकलेस, देखो रेकलेस यूज कर सकते हो, क्या ब्लाइंडली भी यूज कर सकते हो, रेकलेस ज्यादा अच्छा वर्ड है, रेकलेस मतलब अंधाधुंध। और क्या वर्ड यूज कर सकते हो, हाँ इनडिस्क्रिमिनेट, है ना। इनडिस्क्रिमिनेट वर्ड पढ़ा नहीं क्या आप लोगों ने, किसी ने, न्यूज़पेपर में बहुत आया था। फायरिंग होती है ना, फायरिंग, फायरिंग को आप देखना, फायरिंग के लिए पर्टिकुलर हिंदी का वर्ड क्या होता है, अंधाधुंध फायरिंग होती है ना, अंधाधुंध गोलाबारी। उसी के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड होता है, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, ठीक है। अब देखो क्या वर्ड है, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, इनडिस्क्रिमिनेट। देखो बात ये ना कि जो डिस्क्रिमिनेट वर्ड है ना उसका मीनिंग कुछ और है,
आप कभी भी उससे ये मत सोचना कि इनडिस्क्रिमिनेट का मीनिंग उसका अपोजिट होगा, ऐसा नहीं है। डिस्क्रिमिनेट वर्ड का मीनिंग क्या है? भेदभाव करना, बायस्ड होना। लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट का मीनिंग क्या होता है? अंधाधुंध। क्या होता है? अंधाधुंध। और देखो इनडिस्क्रिमिनेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? इसकी सेकंड फॉर्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल की सेकंड फॉर्म होती है क्या? नहीं होती है। ये शकल से दिखने में कैसा लगता है? ये वर्ब के जैसा लगता है। क्यों लगता है आपको? क्योंकि आपने डिस्क्रिमिनेट को पढ़ रखा होता है, वर्ड को। और डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? एक वर्ब होती है। वो क्या होता है? वर्ब होती है। तो उसका तो डिस्क्रिमिनेटेड हो सकता है, बट इन डिस्क्रिमिनेट एक वर्ब नहीं होती है। ये क्या होता है? एडजेक्टिव। और ये क्या काम करता है? किसी की विशेषता बताता है। और एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म होती ही नहीं है ना। ब्यूटीफुल की सेकंड फॉर्म थोड़ी ना होती है, तो नहीं होती है। तो बस हमें सीधा सीधा क्या यूज करना होता है? इनडिस्क्रिमिनेट। फिर क्या लिखा है देखो, एंड इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज। इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज। अब देखो, अगर आपको ये ना भी याद रहे ना, तो आप रेकलेस भी लिख सकते हो। ठीक है, रेकलेस भी सही है। रेकलेस, रेकलेस, हाँ लापरवाह होता है रेकलेस मतलब ना, ऐसे लापरवाह जैसा होता है। बट अगर इनडिस्क्रिमिनेट किसी को नहीं याद होगा तो बच्चा कुछ तो लिखेगा ना ऐसे। या फिर ना और भी सिंपल है, उन्होंने जो बताया था ब्लाइंडली भी लिख सकते हो। ब्लाइंडली कटिंग ऑफ ट्रीज मतलब क्या कर रहा है कि आंखें बंद करके पेड़ों को काटे जा रहे हैं ब्लाइंडली। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज। चले उसके बाद क्या लिखा है देखो, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण है, ये तो आप बना ही दोगे, आर दी मेन कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बस खत्म, इतना ही तो है। अब ये ना मुझे ऐसे नहीं समझ में आता, उस ट्रांसलेशन में ना कुछ टफ और इजी हो ही नहीं सकता है, वो तो इजी होते हैं ना हमेशा। अब वैसे आपको बताऊं, ये सेंटेंस मतलब ठीक ठाक थे बहुत, ऐसा बहुत आसान सेंटेंस नहीं थे। जबकि आपका जो एग्जाम हुआ था, जो लास्ट मेंस था, उसमें तो इससे इजी थे। ये तो बहुत टफ थे सेंटेंस वास्तव में, है ना। लेकिन आप धीरे धीरे तोड़ तोड़ के इनको कर सकते हो। फिर अगला देखो, अगली चीज क्या है? इसको छोड़ दो, इसको फिर लेटर करेंगे उस वो प्रेसी पैसेज को बाद में करेंगे। उसको पढ़ना पड़ेगा ना 2-3 बार पैसेज को। लेटर में क्या लिखा है देखो, राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर रिक्वेस्टिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन योर लोकेलिटी। बस आपकी जो लोकेलिटी है उसमें आपको म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना है। किस बात के लिए? कि वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, बस उसको लगाने के लिए। बस इतना सिंपल सा लेटर है, आप लिख दो। देखो इसमें क्या लिखोगे सबसे पहले, सेंटर से एड्रेस में क्या लिखोगे बताओ? XYZ भी लिख सकते हो वैसा, लेकिन कई बच्चे क्या बोलते हैं कि XYZ की जगह क्या लिखें, तो क्या लिख सकते हो? किसी और शहर का नाम भी लिख सकते हो, जो कहाँ हो, राजस्थान में ना हो बस ना। ना राजस्थान में ना हो तो शहर का नाम भी तो लिख सकते हो आप। तो ऐसे उसका लिखो नाम, लिख दोगे क्या? लिखो तिरुपरन कुंड्रम, लिख दोगे? तिरुपरन कुंड्रम लिख दोगे क्या? लिख दोगे? नहीं सुना आप लोगों ने नाम तिरुपरन कुंड्रम? नाम नहीं सुना? हाँ तमिलनाडु में तिरुपरन कुंड्रम नहीं सुना? ये ऐसे आप बोल सकते हो सभी लोग तिरुपरन कुंड्रम, है ना। तो ये ऐसे नाम भी आप सुना करो, क्योंकि क्या होता है कि देखो शायद 2021 के मेंस में क्वेश्चन वो पता नहीं आया था कि नहीं आया था, करंट में चला था डिंडीगुल, डिंडीगुल चला था ना, पता है आपको? तो डिंडीगुल भी वही है, ऐसे नाम भी आपको आने चाहिए, तिरुपरन कुंड्रम जैसे। ठीक है, ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख दो ना, ऐसे लिख दो चेरलापल्ली। ठीक है, ऐसे लिख दो। आते हैं क्या आपको ऐसे? ठीक है, हाँ कोई नहीं गया साउथ में, किसी ने नहीं देखा? हाँ केरला गए का देखा क्या? ऐसे लिख दो चेरलापल्ली। हाँ चेरलापल्ली कहाँ आता है? तिरुपरन कुंड्रम तो कहाँ है? वो तो तमिलनाडु में है, रामेश्वरम के पास उधर है। चेरलापल्ली कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? हैदराबाद के पास है। जैसे अपना जयपुर है, इसके पास चाकसू है ना, छोटा कस्बा, वैसे हैदराबाद के पास छोटा शहर है, उसका नाम क्या है? चेरलापल्ली। ऐसे लिख दो। चलो इसको छोड़ो, चेरलापल्ली कोई नहीं, वही लिख दो अपने XYZ ABC। बट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट वो शहर कहाँ का नहीं होना चाहिए? राजस्थान का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस मैडम। हाँ ऐसा भी लिख सकते हो, बस आप ना कुछ भी लिख सकते हो। बट आपको ध्यान क्या रखना है, आपको आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो रिवील नहीं होनी चाहिए। सामने वाले को ये नहीं पता लगना चाहिए कि आप अजमेर से हो, जोधपुर से हो, जयपुर से हो। आप किसी भी शहर का नाम लिख सकते हो, राजस्थान से बाहर का होना चाहिए, या फिर कुछ भी हाइपोथेटिकल नाम भी लिख सकते हो ना, नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ भी। ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। डेट कैसे लिखेंगे? हाँ गुड, कैसे लिखेंगे बताओ? सबको लिखने आती है?
हाँ ऐसे बहुत सिंपल सी लिखनी है, 14 मई 2026, ठीक है। 14th भी नहीं लिखेगा कोई, 14th नहीं लिखना है अपने को, सिर्फ क्या लिखना है 14 मई 2026, इतना ही लिखना है अपने को, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, तो जाएगा कोई बात नहीं, रुको। अब देखो कोई बात नहीं, चलो उसके ऊपर क्या है ना बार बार हट जाएगा, यहाँ देखते हैं, देखो क्या लिख दोगे, ABCXYZ और एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। फिर डेट क्या लिख देंगे 14 मई 2026, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है अपने को रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। देखो अभी पहले क्या होता था ना, पहले कोमा टू ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ आपको पता है, वो जो टू लिखते थे ना हम टू, वो टू भी हट चुका है, पता है आप लोगों को, वो जो टू लिखते थे ना आप, वो टू अब लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्या, द म्युनिसिपल कमिश्नर, आप डायरेक्टली भी क्या लिख सकते हो, द म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। अब उसके नीचे क्या लिखना है आपको, शहर का नाम लिख दो कोई भी ना, जैसे कहां का लिख दोगे, नॉर्थ ब्लॉक हैदराबाद, ठीक है, ऐसे लिख दो हैदराबाद। अब बस, अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, अब उसके बाद क्या लिखोगे बताओ, अब उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या लिखोगे बताओ इसका, हाँ, रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन आवर लोकेलिटी। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं ना, कि वो सब्जेक्ट को सोचने में बहुत टाइम लगाते हैं, है ना, वो क्या करते हैं सब्जेक्ट को सोचते रहते हैं बैठे बैठे कि क्या लिखूं क्या ना लिखूं, क्या लिखूं क्या ना लिखूं। आपको सब्जेक्ट लिखते समय ऐसा नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट लिखते समय कुछ भी नहीं सोचना है, पहले तो सबसे पहले तो रिगार्डिंग वर्ड लिख देना है, उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन है ना उसी में से 2-3-4 वर्ड उठाने हैं और यहाँ लिख देने आपको। यानी कि सब्जेक्ट लिखने में आपको कितना टाइम देना है, सिर्फ 5 सेकंड ही देने हैं आपको, 5 से 10 सेकंड बस। आपको बहुत देर तक बैठ के वहां सब्जेक्ट को नहीं सोचना है। रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। अब देखो इतना हो गया, अब इसके बाद क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे बताओ, हाँ, सर या फिर मैडम। आपको रेस्पेक्टेड वर्ड यूज नहीं करना है, किसी को भी क्या यूज नहीं करना है, रेस्पेक्टेड वर्ड यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना है बताओ, हाँ क्योंकि उनके शुगर भी तो हो सकती है ना, तो आप इतना ज्यादा सामने वाले को रेस्पेक्ट दोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो सर और मैडम में ऑलरेडी क्या छुपा होता है, रेस्पेक्टेड है उसके अंदर ना। जैसे रिटर्न के साथ बैक नहीं लिखते ना, क्योंकि रिटर्न के अंदर ही क्या छुपा है, बैक है। तो वैसे ही सर और मैडम में क्या छुपा है, रेस्पेक्टेड होता है। तो आपको अलग से रेस्पेक्टेड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर सीधा सीधा क्या लिख देंगे, सर या फिर मैडम, ठीक है। फिर अब देखो, अब उसके बाद क्या लिखोगे, हाँ कोमा नहीं लग, कोमा क्या होता है कि आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी होती है। अब इसके बाद क्या लिखोगे, जहां से भी सेंटेंस की बॉडी स्टार्ट करोगे वो कहां से स्टार्ट करोगे, हाँ वो स्टार्ट यहीं से करनी है आपको, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको बॉडी को उसके जो मैडम लिखा है ना उसके एम से नहीं स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से। क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप उसको बाद से स्टार्ट करोगे ना तो आपके लेटर का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा इंडेंटेड फॉर्मेट बन जाएगा, है ना। और इंडेंटेड फॉर्मेट के बहुत सारे रूल अलग भी होते हैं जो कि आपको नहीं पता ना, तो आप क्या कर दोगे, गलतियां कर दोगे। इसलिए आप उसको कैसा रखोगे, फुली ब्लॉक स्टाइल में ही रखोगे। फुली ब्लॉक स्टाइल में रखने के बहुत सारे फायदे हैं। तो यहां से हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मोस्ट, हाँ विद ड्यू रेस्पेक्ट लिख दो, चलो मोस्ट ऑनरेरी भी लिख सकते हो, और या फिर क्या लिख सकते हो, विद ड्यू रेस्पेक्ट, ठीक है। फिर कोमा, फिर आगे क्या लिखोगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, तो लिखना है अपने को। आप इन चीजों को रट के जाना है अपने को एग्जाम में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप वहां बैठ के सोच के लिख दोगे, ऐसा किसी भी पेपर में नहीं होगा आपके साथ। ऐसा सिर्फ पेपर 4 की बात नहीं है, ऐसा किसी भी पेपर में नहीं होगा कि आप वहां बैठ के सोच के लिख दो, नहीं होगा। वो चीजें आपको पहले से याद होगी, उन्हीं को ही फटाफट लिखने का टाइम मिलेगा, वो भी बहुत कम टाइम मिलेगा ना। बहुत बड़ा पेपर आता है सभी सब्जेक्ट का, वो भी टाइम कम रहेगा, तो अपने को रट के ही जाना है चीजों को पहले से। तो क्या लिख देंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड
लाइक टू ड्रॉ, फिर यहीं से योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो टुवर्ड्स दी अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, या फिर क्या लिख सकते हो, थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, टुवर्ड्स, फिर टुवर्ड्स के बाद जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना वो भी लिख सकते हो, टुवर्ड्स ए मेजर, मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ना किसकी, स्ट्रीट लाइट्स की, टुवर्ड्स ए मेजर, या फिर बड़ी और बड़ी प्रॉब्लम के लिए सिग्निफिकेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो ना, टुवर्ड्स ए मेजर या फिर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, टुवर्ड्स ए मेजर, या फिर ऐसे लिख दो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन आवर लोकेलिटी, टुवर्ड्स दी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम या फिर मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन आवर लोकेलिटी। बस यही तो। अब इसके बाद बताओ, अब मैं नहीं बता सकता आपको, आप खुद बताओ नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनाओगे। कोई देखो जो फॉर्मल इंग्लिश होती है ना उसमें क्या होता है, सेंटेंस छोटा बनाना होता है अपने को, क्योंकि बड़ा सेंटेंस बनाते क्या कर देंगे हम, गलतियां कर देंगे। तो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसे छोटा सा सेंटेंस अपने को सोचना है, बनाओ। क्या लिख सकते हो आप, टुवर्ड्स ए मेजर या फिर सॉरी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, फिर देखो वो जो रेजिडेंट है वो फेस कर रहे हैं ना बेचारे, द प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड बाय, हाँ ऐसे लिख दो बस, वो सिंपल ऐसे कुछ भी लिख दो ना, वो जो प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम को कौन फेस कर रहा है, द प्रॉब्लम। अब देखो हमने द प्रॉब्लम क्यों लिखा इसको, क्योंकि अब हमें पता है कौन सी प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड। अब ये बीइंग फेस्ड का मतलब क्या है, ये सेंटेंस कैसा पैसिव है ना, द प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ। अब देखो ये ऐसा क्यों लिखा ना मैंने सेंटेंस, क्योंकि इससे क्या होगा, थोड़े शब्द आपके पास ज्यादा हो जाएंगे। बाय द रेजिडेंट्स ऑफ विवेक विहार हैदराबाद, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, बाय द रेजिडेंट्स ऑफ विवेक विहार हैदराबाद, ऐसे कुछ भी लिख दो, मतलब जो आपको सही लगे, विवेक विहार हैदराबाद। अब देखो ये ऐसे छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस ही बनाना है अपने को ना, ऐसा ही क्या कि दिस प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ विवेक विहार हैदराबाद, बस। फिर इसके बाद है रात को तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, पर ऐसे ही इसके बाद छोटा सा सेंटेंस और भी तो कुछ लिख सकते हो ना, वो तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो तो हम बाद में लिख, नहीं नहीं ऐसे। अब वो राजस्थान के बाहर तो क्या सोचेगा मैडम, वो कुछ नहीं सोचेगा, मतलब वो तो ऐसे ही लिख दिया, नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं। ऐसा भी लिख सकते हो। फिर देखो पहले आपने क्या बताया ना, पहले उसको ऐसे थोड़ा सा समझो, जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, मतलब जो असली चीज अपने को लिखनी है वो बाद में निकालेंगे ना, पहले तो एक बार उसको घुमाते हैं थोड़ा ऐसे ही, लाइनें तो घुमानी तो पड़ेगी आपको, और क्या करना पड़ेगा, तो पहले उसको यूं घुमाते हैं, जो मेन जो प्रॉब्लम आएगी ना वो 4-5 पॉइंट, वो तो बाद में भी लिख देंगे, पहले कम से कम एक पैराग्राफ की उसकी वो जो भूमिका तो बनाए पूरी। तो देखो ये प्रॉब्लम ऐसे लिख सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है, बहुत सीरियस है ना भाई, हमारे लिए बहुत गंभीर है, जो रेजिडेंट है वहां के वो इसको फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम कैसी है, बहुत गंभीर है, तो ऐसे लिख सकते हो। दिस इज ए, आपको ऐसे ये लाइन खूब सिखाई मैंने, दिस इज ए मैटर ऑफ, हाँ मैटर ऑफ, फिर ये सिखाया आपको, दिस इज ए मैटर ऑफ ग्रेव, ग्रेव सिखाया था ना, ग्रेव कंसर्न, दिस इज ए मैटर ऑफ ग्रेव। देखो अब ग्रेव नहीं आता है तो फिर सीरियस लिख दो, सीरियस, ठीक है, लेकिन आपको सिखाया था दिस इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये कैसी बात है, ये बहुत ही गंभीर एक मुद्दा है हमारे लिए, गंभीर विषय है हमारे लिए ना, मतलब बहुत चिंताजनक बात है, ये कंसर्न है, बहुत बड़ी चिंता है हमारे लिए कि क्या हो रहा है कि वहां स्ट्रीट लाइट नहीं है ना, ऐसा लिख सकते हो। दिस इज ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न विच इज, ऐसे इसमें आगे ऐसे विच इज, उससे हो क्या रहा है ना, विच इज उससे क्या हो रहा है, विच इज कॉजिंग, चलो ऐसे भी नहीं लिखोगे तो इसको ऐसे भी लिख दो, अगर इसको सिंपल बनाना, विच इज ए मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर दी ग्रेव, कुछ ऐसे जोड़ सकते हैं इसमें, रुको मतलब कि सेफ्टी वेफ्टी के लिए कुछ जोड़ सकते हो, और तो क्या कर सकते हैं इसमें ना, ग्रेव कंसर्न किस चीज का, चिंता का विषय, मतलब हमारी सुरक्षा का, दिस इज ए मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न ऑफ आवर, हाँ से लिख दो, ऑफ ऐसे हमारी सेफ्टी के लिए लिख दो, ऑफ आवर सेफ्टी, भाई चिंता का विषय बताना पड़ेगा ना किस चीज का है, ऑफ आवर सेफ्टी, और सिक्योरिटी हो सकता है भाई, लाइट वाइट नहीं होती तो चोरी वोरी होने का डर रहता है ना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी,
ऐसे लिख दो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऐसे लिख दो, कुछ भी बस ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, चिंता का विषय। उसके बाद ये तो उसका हो गया, हमने भूमिका बना ली उसकी पूरी की, भाई ये प्रॉब्लम है, यहाँ के हम रेजिडेंट है, हमारे लिए चिंता का विषय है, ऐसे ऐसे बता दिया। अब देखो जो ये बता रहे थे ना कि क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं बताओ, और क्या हो, और लोगों को सेफली बाहर जाने में भी क्या डर रहता है, बच्चे, हाँ पब्लिक रोड हैम्पर्ड हो जाती है, पब्लिक रोड में दिक्कत होती है, और देखो ऐसे। तो उसके लिए लेकिन ये सब प्रॉब्लम कब होती है, दिन में होती है क्या, तो रात में होती है ना, तो उसका भी तो थोड़ा बताना पड़ेगा ना, क्योंकि स्ट्रीट लाइट की तो जरूरत ही कब है, रात को है, तो उसका पहले थोड़ा बताना पड़ेगा फिर अपने को कि भाई रात में क्या क्या दिक्कत होती है, फिर हम बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसे थोड़ी लिख सकते हो सीधा सीधा ही कि भाई लोगों को दिक्कत हो रही है, पहले बताओ तो सही ना, भाई अंधेरा हो गया अब दिक्कत हो सकती है ना, तो वो तो बताएंगे। तो ये सब दिक्कत कब होती है, आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनसेट ऐसे लिखेंगे। आफ्टर सनसेट मतलब क्या होता है भाई, अंधेरा होने के बाद क्या क्या होता है बताओ फिर, आफ्टर सनसेट। हम्म, सनसेट होने के बाद ना गलियों में अंधेरा हो जाता है, क्या होता है बताओ, पहले तो वो तो लिखेंगे ना कि भाई सूर्यास्त होने के बाद गलियों में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, पर तो वो तो वही बात आएगी ना पहले। ऐसा थोड़ी है कि सनसेट होते ही कि भाई वो अब सब जानवरों को पता है, कुत्तों वुत्तों को, कि भाई इनके यहाँ लाइट नहीं है, सब खाने थोड़ी दौड़ेंगे ऐसे, पहले तो क्या होगा, पहले तो अंधेरा ही होगा ना। ऐसा थोड़ी कि भाई अब सनसेट हो गया सब इधर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा कुछ थोड़ा लिख दो कि क्या, आफ्टर सनसेट स्ट्रीट्स बिकम, या फिर रिमेन, है ना, डार्क, डार्क एट नाइट, है ना, मतलब रात में क्या होता है, वो गलियों में अंधेरा हो जाता है ना, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस ही आपको बनाने हैं, और बनाओ देखो, और ऐसा छोटे छोटे सेंटेंस आप बना सकते हो। बहुत बड़ी बात के ऊपर पहले नहीं आना होता है, जो बहुत बड़ी बातें हैं ना, जो आपके पास पॉइंट है, वो जो 4 पॉइंट आपको लिखने हैं उनके ऊपर तो बाद में तो आएंगे ना, पहले अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत कुछ लिख दिया, बहुत कुछ नहीं लिखा है। अगर आप इसको कॉपी पेन से लिखोगे ना, 3-4 लाइनें हुई होगी मुश्किल से, तो फिर मान लो ये अंधेरा हो गया, अब ये गलियों में भी क्या हो गया, अंधेरा हो गया, तो फिर उससे क्या होगा देखो क्या लिखा हमने, स्ट्रीट बिकम्स या रिमेन्स डार्क एट नाइट, हाँ स्केरी हो जाती है, कॉजिंग, है ना, उससे क्या होता है, कॉजिंग ए थ्रेट ऑफ, फिर क्या थोड़ी असुविधा होनी स्टार्ट होती है लोगों को पहले, है ना, मतलब सबका एक्सीडेंट थोड़ी ना होता है, किसी किसी को असुविधा होती है, थ्रेट ऑफ इनकन्वीनियंस एंड, और किसी किसी लोगों को क्या लगता है, बाहर निकलने में डर लगता है, इनसिक्योरिटी, ठीक है, ऐसे इनकन्वीनियंस हो जाता है, इनसिक्योरिटी हो जाती है, ठीक है, है ना, इट बिकम्स, मतलब स्ट्रीट बिकम डार्क। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखो ये सब चीजें हो गई, अंधेरा हो गया, सनसेट हो गया, अब इसके बाद क्या होगी, अब आपके सामने बहुत सारे इशू आएंगे। भाई आप अंधेरा हो गया, गलियां अंधेरी हो गई, आपको डर भी लगता है, इनसिक्योरिटी भी है, असुविधा भी हो रही है। अब वो असुविधाएं क्या क्या होगी, वो इनसिक्योरिटीज क्या क्या होगी, उसके बारे में आगे लिखेंगे, ठीक है, उसके बारे में क्या करेंगे आगे लिखेंगे। अब देखो यहां लिख दो दिस, इसके बाद क्या होती है, बहुत सारे इशू होते हैं, दिस लीड्स टू वेरियस इश्यूज, दिस लीड्स टू वेरियस इश्यूज, ठीक है। अब उन इशू में आप बता सकते हो, आप जितने भी पॉइंट बता रहे थे ना 1 2 3 4, बस कितने लिखने हैं अपने को, 4 ही लिखने हैं, बस बता सकते हो 4, तो आप बताते जाओ। देखो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, है ना, एक तो, लेकिन देखो एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, इस बात को इतना सिंपल नहीं लिखना है अपने को, उसको थोड़ा ऐसे घुमा फिरा के लिखो। हाँ रोड टूटे हुए हैं, अब रोड टूटे हुए की प्रॉब्लम थोड़ी है यहाँ पे तो स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, तो हाँ तो उसको कैसे लिखेंगे, पुअर विजिबिलिटी हो जाती है हमारी ना, विजिबिलिटी कैसी हो जाती है, पुअर हो जाती है, नहीं क्या भाई, रोड टूटे हैं, लेकिन रोड टूटने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो वो आप अलग डिपार्टमेंट में जाओ, नहीं समझे आप, तो थोड़ा से ना, तो उससे क्या होता है कि ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी, विजिबिलिटी कैसी हमें कम दिखाई दे रहा है, तो उस वजह से क्या हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट भी क्यों हो रहे हैं, कि पुअर विजिबिलिटी होने की वजह से लोगों को बेचारों को रोड दिख ही नहीं रही है, पीपल कांट सी द रोड, है ना, ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी पीपल कांट सी द रोड, तो उसी वजह से क्या हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। एक तो पॉइंट हो गया क्या, एक्सीडेंट, और दूसरा और बताओ आप, हाँ सेफ्टी, ठीक है, वुमेन्स नहीं निकल सकती तो मेंस भी नहीं निकल सकते ना, सेफ्टी,
बच्चे भी नहीं निकल सकते? नहीं, देखो वुमेन भी हो गई, मैन भी है, बच्चे भी तो हैं, और जो बूढ़े लोग हैं बेचारे वो भी तो ना, एल्डरली पीपल भी हैं। तो अपने को देखो सबको कवर करना है फिर ना, वुमेन, मैन, एल्डरली पीपल, चिल्ड्रन, सभी बेचारे रात को नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, ये दो हो गए, सेफ्टी हो गई और एक्सीडेंट हो गए। फिर उसके बाद क्या बताओ मैडम? एंटी सोशल एलिमेंट, तो फिर वो तो सेफ्टी में कवर कर देंगे क्या? चलो फिर ठीक है, उसका भी लिख देंगे कि क्राइम भी बढ़ जाता है उससे। ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट अगर आएंगे तो वो तो क्राइम भी करेंगे ना, क्राइम में लिख देंगे, क्राइम हो गया। फिर और बच्चे, वो तो उसमें लिख देंगे ना, इसमें किसमें? सेफ्टी में लिख देंगे बच्चों का तो सब। और बताओ, देखो आप सोचोगे ना तो ही आप लिख पाओगे, वरना आप नहीं लिख पाओगे। छोटी चीज थोड़ी ना, आप बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आप ये रोड पे जितने लोग घूमते हैं इनमें से कितने, बहुत ज्यादा आरएस थोड़ी हैं। जो बत्ती है, ये रेड लाइट है, इसके ऊपर बहुत सारे आरएस थोड़ी खड़े होते हैं उन गाड़ियों में, नहीं होते हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं। तो आप तो बहुत कम लोग में शामिल होने जा रहे हो, तो मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी ना। तो सोचो क्या होगा, सोचो। बोरिंग तो है, बोरिंग तो पूरी तैयारी बोरिंग है ना, बोरिंग है। लेकिन इस दुनिया में देखो सफलता ही क्या है, वो बोरिंग काम को बार बार करने में ही सफलता है। देखो यही तो है ना। विकास सर ने मान लो पॉलिटी कितनी बार पढ़ा दी होगी, बहुत बार पढ़ा दी होगी, बट फिर भी अब फिर से पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो उनके लिए तो बहुत बोरिंग है ना। बट वो सक्सेसफुली क्यों है? क्योंकि उसी बोरिंग काम को बार बार करके, आपको भी यही करना है ना, बोरिंग काम। अब देखो ये 3 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट और बताओ, फिर 5 पॉइंट को लिखेंगे अपने अच्छे से इनको। चोरी तो कर ली, ये तो हो गई। और बताओ, आवारा कुत्ते, क्या आवारा कुत्ते होते हैं ना, उनका उनका लिख दो कि भाई आवारा कुत्तों का डर रहता है ना। आवारा कुत्तों क्या बोलते हैं? स्ट्रे। अब एक बात बताओ, अब कुत्तों ने सब कुछ थोड़ी बिगाड़ा आपका, बहुत सारे जानवर है ना, तो एनिमल्स लिख दो फिर, स्ट्रे एनिमल्स। अब स्ट्रे एनिमल्स क्या लिखोगे? हाँ फियर लिख दो, चलो ना, स्ट्रे एनिमल, चलो ऐसे लिख दो। चलो उसको बाद में लिखेंगे, बाद में सारा ना। एक पॉइंट और बताओ। हाँ, खड्डे, क्या जो खड्डे होते हैं ना मैडम, वो सेफ्टी, सेफ्टी तो लिख दिया, वो तो सेफ्टी में तो लिख दिया, सेफ्टी में आ जाएगा वो तो ना, वुमेन की, मैन की, बच्चों की, एल्डरली पीपल की, सबकी। बस अगर आपको आपकी गली में लाइट नहीं होती है तो आपको इतनी प्रॉब्लम होती है। और बताओ, देखो बारिश, अब बारिश के दिन आएंगे, बारिश आएगी तो कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ हाँ, है ना, वो भी तो उसमें उसमें देखो, बारिश में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि खड्डे वड्डे होते हैं जैसे, लेकिन अब स्ट्रीट लाइट लगी होती तो आपको खड्डा दिख जाता, लेकिन अब लाइट ही नहीं थी, बारिश का पानी और था, आपको दिखाई नहीं, आप खड्डे में गिर गए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक पॉइंट किसका? ऐसे रेनी सीजन भी लिख दो, रेनी सीजन, ऐसे ना। बस ये 5 पॉइंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट पे एक एक 2-2 लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना अपने को, ऐसे एक एक पॉइंट पे एक एक 2-2 लाइन तो लिखेंगे। लेकिन वो लाइन बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। नहीं, ये तो यूं ही लिख देना, इतना स्पेस मिलेगा। अब देखो पहला पॉइंट क्या था? एक्सीडेंट्स, है ना, ऐसे लिख दो। एक्सीडेंट को एक्सीडेंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। क्या लिख दो? रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, अब इसमें हम पॉइंट बनाएंगे, इसमें क्या लिखेंगे बताओ? रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स में क्या होता है? देखो, ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी, है ना भाई, विजिबिलिटी कैसी होती है? बहुत खराब हो जाती है। चलो अब मैं सही सी राइटिंग में लिखता हूं, ठीक है, ऐसे लिख लो, ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी। फिर क्या होता है कि देखो, द राइडर्स, है ना, जो राइड करते हैं, मतलब 2 व्हीलर वाले। और कम्यूटर्स कौन होते हैं? कम्यूट कौन करते हैं? डेली आने जाने वाले लोग बेचारे। तो क्या लिख देंगे? द राइडर्स, कम्यूटर्स। और ड्राइवर भी होते हैं, तो क्या लिख देंगे? ड्राइवर्स, है ना। इन सबको क्या होता है बताओ? विजिबिलिटी कम हो गई तो इन सबको क्या होगा? ड्राइवर्स। फिर कैन नॉट सी द रोड, क्या लिख देंगे? कैन नॉट सी द रोड।
है ना, बस इतना से तो लिखना है अपने को कि बाइकर होते हैं, राइडर होते हैं, डेली कम्यूटर हैं, वो क्या नहीं देख सकते, रोड को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि विजिबिलिटी कैसी है, पुअर है। किस वजह से है? क्योंकि आपकी गली में क्या नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। बस इतना से लिख दिया है, नहीं अब इतना तो लिखना पड़ेगा ना। फिर आगे देखो, फिर अगला पॉइंट क्या था, सेफ्टी का था ना, चलो सेफ्टी के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब आप बताओ, देखो सेफ्टी के ऊपर आप कैसे लिखोगे, सेफ्टी ऐसे लिख दो, देखो ना, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, फिर लिख दो सेफ्टी कंसर्न्स, है ना, सुरक्षा की चिंताएं, ठीक है, ऐसे लिख दो सेफ्टी कंसर्न्स। इसमें क्या लिखोगे बताओ? हाँ, सेफ्टी क्या होती है, जो देखो इन द डार्क ना, ऐसे लिख दो कि अंधेरा होने के बाद क्या होता है, देखो वुमेन, ठीक है, मैन, फिर और चिल्ड्रन, और है ना द एल्डरली पीपल, सीनियर सिटीजन लिख दो, द एल्डरली पीपल लिख दो। सीनियर सिटीजन मतलब होता है वो गवर्नमेंट की सुविधाएं मिलती है ना, उनके लिए से बोल देते हैं, लेकिन वो तो क्या है, द एल्डरली पीपल, है ना, और बस इतना ही हो गया, मान लो, ठीक है, वुमन वुमन द एल्डरली पीपल। फिर वो क्या नहीं कर सकते, कांट वॉक आउटसाइड, वो बाहर नहीं घूम सकते ना बेचारे, ठीक है, तो क्या लिख दो, कांट वॉक आउटसाइड, कैन नॉट वॉक आउटसाइड। बस ये हो गया अपना, 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है बताओ, तीसरा पॉइंट क्या था, क्या था तीसरा है, एक मिनट, क्राइम, हाँ क्राइम, स्ट्रे एनिमल्स और एनी सीजन। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, हाँ इंक्रीज इन क्राइम, ऐसे लिख दो इंक्रीज इन क्राइम, ठीक है। अब क्या बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, तो अब इसको कैसे लिखोगे आप, हम्म, हाँ ऐसे लिख देंगे ना, एंटी सोशल जैसा कुछ लिख देंगे। देखो ड्यू टू डार्कनेस, है ना, अंधेरे की वजह से क्या होता है ना, ड्यू टू डार्कनेस, लोगों को क्या लगता है, डर लगता है। पीपल आर अफ्रेड, मतलब क्या होता है, डर, ऐसे लिख दोगे ना, पीपल आर, फिर क्या लिखोगे बताओ आप, अफ्रेड ऑफ, किस चीज का डर होता है उनका, चोरी का, क्या बोलोगे, अफ्रेड ऑफ थेफ्ट, अफ्रेड ऑफ रॉबरी, और महिलाओं की चैन स्नैचिंग कर लेते हैं ना, तो अफ्रेड ऑफ चैन स्नैचिंग इंसिडेंट्स, और अफ्रेड ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, बस, हाँ मिसबिहेव, ऐसे लिख देंगे ना। देखो ड्यू टू डार्कनेस पीपल आर अफ्रेड ऑफ, पीपल आर अफ्रेड ऑफ, लोगों को किसका रहता है, डर, किसका, देखो थेफ्ट का, सबसे पहले तो उनके साथ क्या हो सकती है, चोरी, फिर उनके साथ क्या होती है, लूट मार, रॉबरी, फिर उनके साथ क्या हो सकती है, चैन स्नैचिंग हो सकती है उनकी, चैन स्नैचिंग, SNATCHING, ठीक है, चैन स्नैचिंग, एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स, ऐसा लिख दो, ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट्स, बस खत्म, है ना, एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स, ये बहुत सिंपल है। किडनैपिंग भी लिख सकते हो ना, बहुत सारी चीजें हैं, हैरेसमेंट भी लिख सकते हो, पीपल आर अफ्रेड ऑफ बीइंग हैरेस्ड, ऐसे भी लिख सकते हो ना, लोगों को किसका डर रहता है, हैरेस होने का डर रहता है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ बीइंग हैरेस्ड। देखो देखो ये बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, कहीं मुश्किल नहीं है। और कितने मार्क्स का पता है आपको, कितने मार्क्स का है बताओ, हाँ 70 का है क्या, 70 का थोड़ी ना है, कितने का है, नहीं ये तो लेटर है, पूरा इंग्लिश कितने मार्क्स का है, पूरा इंग्लिश, हाँ बहुत है, 70 तो वो है, और 10 नंबर कहाँ है उसके, हिंदी में भी तो है ना 10, और कुछ परिभाषिक शब्दावली भी तो आएगी ना, तो कितने हो गए, 85 हो गए ना। अब आप वो जो 40 मार्क्स का ऐसे है ना, उसको अलग छोड़ दो, कितने बच गए, 160, 160 में से 85 नंबर अगर इंग्लिश के हैं, तो हिंदी के कितने बचे, सोचो, 75 बचे ना, तो ये हिंदी से भी ज्यादा नंबर का है, ठीक है। और ये लो या फिर जितने भी दूसरे सब्जेक्ट है ना, जो याद करने बड़े मुश्किल हैं, उनसे भी ज्यादा नंबर का है। फिर अगला देखो, लेकिन आप इसको ऐसे मतलब पढ़ना पड़ेगा आपको ना इसको, गया तेरी, देखो फिर क्या बच गया इसके बाद, स्ट्रे एनिमल, और क्या बच गया, रेनी सीजन, ठीक है। चलो इसको अगले पेज पे लिखते हैं। फिर देखो फिर क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4th नंबर पॉइंट, स्ट्रे, स्ट्रे मतलब आवारा। अब देखो ओनली डॉग नहीं लिखना है, क्या लिखना है, स्ट्रे एनिमल्स, मिनेस, आपने सुना है क्या एक वर्ड मिनेस, MENACE, सुना है क्या आप लोगों ने, मिनेस मतलब क्या होता है, खतरा,
मीनेस मतलब क्या होता है, खतरा होता है ना भाई, आवारा पशुओं का खतरा। ठीक है, चले आगे। उसके बाद अब इसमें क्या लिखोगे बताओ। हाँ आगे थोड़ा थोड़ा तो लिखना पड़ेगा ना मैडम, थोड़ा थोड़ा उसकी हेडिंग डाल के, वरना आप उसको पूरे पेज को भरोगे कैसे, नहीं क्या, थोड़ा तो भर दोगे ना ऐसे से। लेकिन देखो अगर आप बिना पॉइंट के लिखोगे ना तो आपसे नहीं लिखा जाएगा, लेकिन पॉइंट हो गए ना कुछ कुछ, तो आप उनके ऊपर एक एक दो दो लाइन लिख सकते हो। मतलब एक लिख दो, दो लिख दो, किसी पे ज्यादा रही तो कुछ करना क्या होता है, कुछ नहीं करना, उन्हीं शब्दों को तो घुमाना फिराना ना। पीपल आर बीइंग अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ, और पीपल आर बीइंग हैरेस्ड, यही तो करना है अपने को। करना क्या, अपने घुमाना फिराना है बस। इसमें भी क्या करना है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, यही तो लिखना है। पिछले में क्या था, पीपल आर अफ्रेड ऑफ थेफ्ट। बस ऐसे ही घुमा के सेंटेंस लिखना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। अब स्ट्रे एनिमल मीनस में क्या लिखोगे बताओ। बुल कहां से आता है बुल ऐसे लिखो, देखो इन द डार्क, अंधेरे में क्या होता है, इन द डार्क। ठीक है, इन द डार्क, फिर अंधेरा होने के बाद क्या होता है, सोचो हमको हमें दिखते ही नहीं है ना वो कुत्ते, हाँ, लेकिन हमें जो कुत्ते या फिर कैटल वो हमें दिखते ही नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, इन द डार्क इट इज, चलो ऐसे लिख दो, वी कांट सी द डॉग्स एंड कैटल। कैटल कोई भी हो सकता है ना, जैसे बुल है, काऊ है, कुछ भी हो सकता है, कैटल है, कैटल कोई भी कैटल। अब एक का नाम क्यों लिखे, सबका लिख देंगे कैटल। डॉग्स एंड कैटल्स ऑन द रोड, है ना, विच कॉजेस। ठीक है, उससे होता क्या है, हम नहीं देख सकते, उससे क्या होता है, एनिमल बाइट हो जाता है ना, वो खा जाएगा आपको। भाई आपको अंधेरे में दिखा ही नहीं, आपने उसकी पूंछ पे पैर रख दिया तो क्या करेगा, आपको खा जाएगा। विच कॉजेज एनिमल बाइट्स, ठीक है, एंड चलो वो तो खा जाएगा, लेकिन कैटल तो खाएगा नहीं। कैटल में क्या होगा, आप बाइक लेके तेज जा रहे हो, आपको मान लो कोई सांड खड़ा था रोड पे, नहीं दिखा अंधेरे में, तो क्या हो गया आपका, सडन कॉलिजन हो गया ना, अचानक से क्या टकराव हो गया। बस वो लिख दो, सडन कॉलिजन, बस ये लिख दो, बस सडन कॉलिजन ऐसे लिख दो। क्या हो गया भाई, बाकी जानवर तो खा जाएंगे, एनिमल बाइट कर लेगा, बाकी अगर कोई बड़ा जानवर होगा तो उससे टकराव हो जाएगा आपका सीधा सीधा, मतलब आपके टक्कर लग जाएगी उससे। इतना हो गया। फिर लास्ट पॉइंट क्या था, रेनी सीजन वाला था ना, उसमें क्या लिखोगे बताओ, रेनी सीजन में रेनी सीजन, रेनी सीजन प्रॉब्लम्स। अब बताओ इसमें क्या लिखोगे, रेनी सीजन में क्या होता है, हाँ दिखते नहीं है हमें ना, वो होल्स होते हैं, पैथोल्स होते हैं, मैनहोल्स होते हैं, वो हमें दिखते नहीं है बिल्कुल भी, मतलब रोड के गड्ढे। आपको नहीं दिखते ना रोड के गड्ढे, तो रोड के गड्ढे नहीं दिखेंगे तो क्या होगा, हम गिरने का डर रहेगा। बस वही इसके अंदर लिख दो आप। लिखो, कैसे लिखोगे। अब ऐसा पता है क्यों होता है आपके साथ, आप क्यों नहीं लिख पाते हो बताओ, क्यों लिख देते हो क्या सभी, लिख दोगे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ना, उसका मतलब आप ना ऐसे पढ़ते नहीं हो, मतलब बुक्स ना, तो उससे क्या होता है कि आपको वो फॉर्म करना नहीं आता है सेंटेंस को, या फिर उस बात को कहने का तरीका नहीं आ पाता है ना, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप क्या किया करो, वो बुक पढ़ी आप लोगों ने, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पढ़ ली, पढ़ा करो। एल्केमिस्ट पढ़ी है किसी ने, पढ़ी क्या आपने, और किस किस ने पढ़ी है, आपने पढ़ी क्या, आपने पढ़ी, हाँ एल्केमिस्ट, बाकी नहीं पढ़ी किसी ने, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी एल्केमिस्ट। फिर क्या करते थे आप लोग बताओ, आरएस की तैयारी तो अभी करने आए हो, वेब सीरीज देखी थी चलो देखो, रेनी सीजन के दौरान क्या होता है ना, ऐसे लिख लो, देखो ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी कि रेनी सीजन के दौरान, विदाउट लाइट्स क्या होता है, सोचो, विदाउट, हाँ गुड, विदाउट लाइट्स। अब देखो वी कैन नॉट सी तो बहुत बार लिख दिया ना, इसको थोड़ा घुमा के लिख दो, इट इज इम्पॉसिबल टू सी, ऐसे लिख दो, इट इज इम्पॉसिबल टू सी द पैथोल्स द मैनहोल्स, है ना, ऐसे लिख दो, बस घुमा के लिख दो थोड़ा सा, करना क्या अपने को, कुछ नहीं, इट इज इम्पॉसिबल टू सी, है ना, क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है देखना, किस चीज को, इट इज इम्पॉसिबल टू सी, फिर हाँ नॉट विजिबल भी लिख सकते हो, है ना, तो हाँ डिफिकल्ट भी लिख सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल टू सी, फिर देखो MAN मैन होल्स, ठीक है,
और पैथोल्स, है ना, ऐसे खड्डे वड्डे होते हैं ना, तो कुछ भी यूज कर लो आप, पैथोल्स ऑन दी रोड, ऑन दी रोड। उसकी वजह से क्या होगा, हम उन खड्डों में गिर जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमारी जो स्ट्रीट है उसमें क्या होनी चाहिए, हमारी लोकेलिटी में क्या होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, बस ठीक है। इतना तो आपने लिख दिया, सब कुछ खत्म हो गया ये तो। अब इसके बाद क्या लिखोगे, सजेशन लिख सकते हो, बट अभी आप इतनी प्रॉब्लम ही बता दो कि भाई हमारी प्रॉब्लम सुन लो और क्या करो, इसका समाधान कर दो, ठीक है। अब बताओ क्या सर, हाँ है ना, वी एक्सपेक्ट प्रॉम्प्ट एक्शन फ्रॉम यू। और क्या लिख सकते हो, और ऐसा भी तो लिख सकते हो ना कि भाई आप तो बहुत बड़े आदमी हो, म्युनिसिपल कमिश्नर, है ना, हमने तो इससे पहले लोकल ऑफिस है वहां के बहुत चक्कर लगा लिए, वो तो हमारी सुनते ही नहीं है, वो भी तो बता सकते हैं ना। क्योंकि कमिश्नर को लिखने से पहले तो आपको, कमिश्नर देखो बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना, ऐसा तो नहीं है सीधा कमिश्नर के पास जाएंगे, उससे पहले तो कहीं और भी तो चक्कर लगाए हैं, उसके बारे में लिख दो थोड़ा सा। वी हैव ऑलरेडी कंप्लेन अबाउट दिस प्रॉब्लम इन लोकल ऑफिसेस, बस ऐसे लिख दो, वी हैव ऑलरेडी कंप्लेंड, बस गुड, बस इतना ही लिखना होता है अपने को। वी हैव ऑलरेडी कंप्लेंड इन लोकल ऑफिसेस अबाउट दिस प्रॉब्लम, या फिर लोकल अथॉरिटी भी लिख सकते हो, ठीक है, लोकल ऑफिसेस या फिर लोकल अथॉरिटी को हम ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके हैं, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। बट फिर लिख देंगे बट फिर नो एक्शन। देखो कभी भी ऐसा नहीं बोलना होता है ना कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, हमेशा क्या बोलना होता है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। तो ये मतलब क्या होता है, एक बोलने का अच्छा तरीका होता है बात को कहने का, ठीक है। तो हमें किस में लिखना होता है, पैसिव में। तो क्या लिखेंगे, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार, अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। फिर आगे आई, अब उनको रिक्वेस्ट करेंगे, आई रिक्वेस्ट, हाँ ठीक है गुड, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो वो ना बहुत सारे लेटर में आपको लिखा मिलेगा, आई अर्नेस्टली, अर्नेस्टली मतलब बहुत ही सिंसियरिटी और बहुत ही सीरियसनेस के साथ में आपको क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट you to I earnestly request you to look into this matter, है ना, this matter personally, ऐसे लिख दो ना पर्सनली, कि मैं आपसे चाहता हूं कि आप पर्सनली इस मैटर को एक बार देखो। आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू दिस मैटर पर्सनली। वो तो उसका समाधान लिखेंगे ना कि इसका समाधान कर दो एज सुन एज पॉसिबल, तो लिख देंगे, ठीक है, बस ऐसे लिख दो। अब वो लास्ट लाइन तो आप सबको पता ही है ना, काइंडली सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, ऐसे लिख दो, या फिर काइंडली रिड्रेस दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, है ना, कुछ भी लिख दो जो आपको अच्छा लगता है। और आपको जब लेटर पढ़ाया था ना, वो लेटर वाले नोट्स है आप सबके पास, है आपके पास, वो बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन है, उनको एक बार आप पढ़ोगे ना, वो बहुत छोटे भी हैं, बहुत मुश्किल भी नहीं है, एक बार पढ़ोगे उनमें बहुत सारी लाइनें लिखी हुई है, वो लाइनें आप यहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। आई एक्सपेक्ट प्रॉम्प्ट एक्शन फ्रॉम यू, ऐसा, और आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, ऐसा होता है ना। अभी आप क्या है, अभी आप RS वारस बन जाओगे ना, ये आपको रोज लिखना पड़ेगा क्या, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, ये तो फिक्स लाइन है ना, यही तो बोलना पड़ेगा अपने को, क्या बोलना पड़ेगा, डेली बोलना पड़ेगा आपको, लेटर तो लिखने पड़ेंगे ना। तो फिर क्या लिखेंगे, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल, देखो ये ग्रेटफुल वैसा ग्रेट नहीं है मान जैसा, ये GRET है, ठीक है, वो नहीं है, GRET नहीं है, ग्रेटफुल टू यू, हाँ आभारी, फॉर दिस काइंड एक्ट, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल फॉर टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, बस ठीक है। फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, थैंक यू, थैंक यू के बाद क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली लिखना है, सिंसियरली अपने को नहीं लिखना है, ठीक है। योर्स फेथफुली के बाद क्या लिखोगे, साइन और कुछ भी हाइपोथेटिकल नेम, और फिर लास्ट में क्या लिखोगे, एनक्लोजर। लास्ट में आपको एनक्लोजर जरूर डालना है, एनक्लोजर में कुछ भी फोटो वीडियो न्यूज़पेपर कटिंग कुछ भी कर सकते हो, बस खत्म हो जाएगा, इतना ही तो है। अब देखो इतना पढ़ाने में टाइम लग जाता है, बट लिखना कितना बहुत आसान है, लिखना बहुत आसान है ना, जल्दी जल्दी आप लिख सकते हो, लिखना ही पड़ेगा इसको। क्या सर जी, नहीं ज्यादा लंबा नहीं है, आप लिखोगे तो बहुत थोड़ी लाइन है ना, ज्यादा लंबा नहीं है, आपको लग रहा है ऐसा। अब अगला देखो, अब ये इसको पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज तो देखो
ऐसे तो कोई चीज है ही नहीं, ये इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, इसमें कुछ पढ़ाया थोड़ी जा सकता है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है ना, ये आप पढ़ के देखो, ये पूरा तो आपको समझ में आएगा। बताओ देखो, पढ़ो देखो, टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। टेक्नोलॉजी क्या बन चुकी है? इनसेपरेबल मतलब दैट वी कैन नॉट सेपरेट, जिसको हम अलग नहीं कर सकते ना। टेक्नोलॉजी हैज बिकम इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, तकनीक, बस यही लिखा। फिर उसके बाद क्या लिखा देखो, अब देखो, अब ये क्या लिखा है? टेक्नोलॉजी हैज बिकम का मतलब टेंस कौन सा है बताओ? हैज आया तो पास्ट तो हो ही नहीं सकता ना, प्रेजेंट परफेक्ट है। टेक्नोलॉजी हैज बिकम, फिर क्या लिखा है? एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, देखो, फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ केयर। ठीक है, फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ केयर एवरी फील्ड टुडे डिपेंड्स हेविली ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब एक बात बताओ, डिपेंड्स क्यों लिखा है? डिपेंड्स, उसने डिपेंड्स क्यों लिखा है? व्हाई डिड ही यूज डिपेंड्स? डिपेंड क्यों नहीं लिखा? डिपेंड क्यों नहीं लिखा उसने? डिपेंड, हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? गुड मैडम, सब्जेक्ट ना ये एवरी फील्ड है ना। एवरी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, मतलब सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एस को जोड़ते हैं, तो क्या लिख देंगे? एवरी फील्ड टुडे डिपेंड्स हैविली, मतलब बहुत ज्यादा, ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन अटेंड ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम रिमोट एरियाज, ये तो आपको बताइए, स्टूडेंट्स कैन अटेंड online classes from remote areas. Doctor can perform complex surgeries with the help of machines. डॉक्टर क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं मशीन से। फिर आगे क्या लिखा है? एंड कम्युनिकेशन हैज बिकम फास्टर देन एवर बिफोर। और पहले कभी भी जब भी कम्युनिकेशन होता था ना, आज के समय में कैसा है? बहुत फास्ट है। बहुत फास्ट मतलब पहले हम क्या करते थे? पत्र लिखते थे, है ना, पत्र लिखते थे, कितना टाइम लगता था जाने में, आजकल कितना कम समय लगता है। इसके बाद लेटर के बाद मान लो फिर मैसेज भी आए थे बीच में, मैसेज में भी टाइम लगता था, अभी व्हाट्सएप में तो कितना कम टाइम लगता है, बहुत कम समय लगता है ना, बस वही लिखा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद क्या लिखा है देखो, ये तो बहुत सिंपल है आपका ना। फिर क्या लिखा है? द इंटरनेट हैज कनेक्टेड पीपल अक्रॉस दी वर्ल्ड एंड हैज मेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद इन सेकंड, है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको विद इन सेकंड मिल जाएगी। सोचो आज से 15 साल पहले जो लोग आरएस की तैयारी करते थे, उन्हें मेंस की तो छोड़ो, सोचो प्री का ही एग्जाम होता था, उसके किसी आंसर में डाउट होता था तो कैसे क्लियर करेगा वो इंसान? आप तो गूगल पे देख लेते हो, वो कैसे क्लियर करता होगा? फोन भी नहीं था, कैसे करता होगा? सोचो क्या कितनी किताबें ढूंढनी पड़ती होगी ना, कितने, मतलब कहाँ जाके टीचर से मिलना पड़ता होगा। लेकिन अभी तो क्या गूगल कर सकते हैं, है ना, बस वही लिखा है। फिर देखो और क्या लिखा है, फिर देखो इसने क्या वर्ड यूज किया, देखो आप ये देखो क्या लिखा है इसने, हाउएवर लिखा है ना। इसने ये बट भी तो लिख सकता था, बट इसने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा बताओ? इसने बट क्यों नहीं लिखा? बताओ बट क्यों नहीं लिखा उसने? हाँ, वो कम फॉर्मल होता है, ठीक है। और एक रीजन और बताता हूं मैं आपको, एक रीजन और भी होता है। एक तो बट कम फॉर्मल होता है, उसकी जगह में किसका यूज करना चाहिए? हाउएवर का। कब? जब हम कुछ लिख रहे हैं, लेकिन बोलचाल में बट का यूज करना चाहिए। और दूसरी एक और बात बताता हूं, मोस्टली क्या होता है ना कि ये बट, परंतु अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाता है ना, तो फिर बट का यूज कभी नहीं करना चाहिए, बट का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। कैसे? देखो, जैसे हाउएवर लिखा है ना, तो यहां सेंटेंस खत्म हो गया था, देखो, है ना। अब ये नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, नए सेंटेंस की स्टार्टिंग कभी भी बट से नहीं करनी चाहिए। अगर बट जैसे शब्द की जरूरत है ना, परंतु जैसे शब्द की, तो हमें फिर क्या लिखना चाहिए? वहां हाउएवर लिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा? हाउएवर एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी ऑल्सो क्रिएट सेवरल प्रॉब्लम्स। अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए ना, ओवर डिपेंडेंट हो गए, तो उससे भी क्या होगी? बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर क्या लिखा है? मेनी पीपल स्पेंड लॉन्ग आवर्स ऑन मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स विच अफेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बहुत सारा टाइम देते हैं और उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ क्या होती है? अफेक्ट होती है, प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। फिर देखो इसने क्या लिखा है? अफेक्ट लिखा है, देखो अफेक्ट, ए लिखा है ना आगे, ए, इफेक्ट तो नहीं लिखा ना, इफेक्ट नहीं लिखा है। देखो वर्ब क्या होती है? अफेक्ट होती है, ठीक है। फिर देखो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, कि वो जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है ना, उसने क्या बढ़ा दिया? ओबेसिटी को बढ़ा दिया। और एंड लाइफस्टाइल डिजीजेज अमंग यंग पीपल, और यंग पीपल, यंग लोगों के बीच में क्या हो गई है? लाइफस्टाइल डिजीज हो रही है, धीरे धीरे ना बढ़ रही है। फिर देखो सोशल रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो वीकनिंग बिकॉज फेस टू फेस इंटरेक्शन इज डिक्रीजिंग। जो सामाजिक रिश्ते हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि फेस टू फेस आप लोगों से मिल ही नहीं पा रहे हो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। फिर देखो इन एडिशन साइबर क्राइम एंड डेटा थेफ्ट हैव emerged एज सीरियस कंसर्न इन मॉडर्न सोसाइटी। साइबर क्राइम बढ़ रहा है, डेटा की चोरी हो रही है, डेटा थेफ्ट हो रहा है, वो भी क्या है? धीरे धीरे एक बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। फिर आगे देखो टेक्नोलॉजी इज बेनिफिशियल ओनली व्हेन यूज्ड वाइजली। मतलब अगर आप दिमाग से वाइजली यूज करोगे तो टेक्नोलॉजी क्या है? बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड इन मॉडरेशन, मॉडरेशन मतलब
मॉडरेशन मतलब मॉडरेट लेवल में, मॉडरेट होता है ना, एक तो होता है एक्सट्रीम, एक होता है मॉडरेट। मॉडरेट लेवल में मतलब मॉडरेशन मतलब हिसाब से यूज करना है, ना तो बहुत ज्यादा करना है और बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना है कि यूज ही नहीं करना है, वो भी नुकसानदायक है ना। बिल्कुल यूज ही नहीं करना भी तो क्या नुकसानदायक है। मॉडरेशन मतलब मीडियम लेवल में यूज करना, ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम। फिर देखो कहां चले गए, यहाँ इट शुड असिस्ट ह्यूमन बींग्स रेदर देन कंट्रोल देम। ये टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी शुड बी योर फ्रेंड, है ना, आपको असिस्ट करनी चाहिए, मतलब आपकी मदद करनी चाहिए, ना कि टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल करे। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल कर रही है, टेक्नोलॉजी क्या करनी चाहिए आपको, असिस्ट। फिर देखो पेरेंट्स एंड टीचर शुड गाइड चिल्ड्रन अबाउट द रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। पेरेंट्स और टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को गाइड करना चाहिए रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, कि बेटा सबसे क्या करना है, ध्यान से यूज करना है इसका। फिर आगे देखो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो क्रिएट स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रिवेंट साइबर क्राइम एंड प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा। सरकार को भी साइबर क्राइम को, पर्सनल डाटा को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए, ठीक है। फिर अगला देखो क्या लिखा, इफ सोसाइटी लर्न्स टू बैलेंस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विद ह्यूमन वैल्यूज। अगर ये बात बहुत अच्छी लिखी है इसने लास्ट में, देखो इफ सोसाइटी लर्न्स टू बैलेंस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विद ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि आप मानवीय मूल्यों के साथ साथ टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है उसका बैलेंस बनाना जान गए ना, तो आप बहुत प्रोग्रेस कर जाओगे। फिर क्या लिखा है, टेक्नोलॉजी कैन बिकम ए पावरफुल टूल फॉर डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल बन सकता है किसके लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए और आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए। प्रॉस्पेरिटी मतलब आपकी समृद्धता, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, समृद्धता क्या होता है बताओ, समृद्धता क्या होता है, समृद्ध क्या होता है, अच्छा हाँ धनी। तो फिर रिच क्यों नहीं लिखा इसने, हाँ हर एस्पेक्ट से, है ना, वो क्या है हर एस्पेक्ट से। जैसे देखो हर एस्पेक्ट से अमीर होना चाहिए आदमी, तो ही वो क्या होता है, वो समृद्ध होता है। नहीं तो अमीर हो सकता है लेकिन वो समृद्ध नहीं हो सकता है ना। जैसे देखो वो मान लो कि जैसे अब ये अंबानी जी है ना, ये समृद्ध है, कैसे, पैसा भी है, बच्चे भी हैं, पोता पोती भी है, नाती भी, सब कुछ है ना उस आदमी के, तो वो समृद्ध है। लेकिन वो जो जिसने टेलीग्राम बनाया उसका नाम क्या है, बताओ क्या है उसका नाम, पावेल दुरोव है क्या उसका नाम, है हाँ चलो ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, व्हाई डज द राइटर बिलीव दैट टेक्नोलॉजी शुड असिस्ट ह्यूमंस रेदर देन कंट्रोल देम। अच्छा वो लाइन पढ़ी थी ना हमने कंट्रोल वाली, उसी से क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा, अब चलो क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ इसकी प्रेसी भी तो लिखनी है ना आपको, इसका टाइटल क्या लिखोगे, टाइटल क्या लिखोगे, हाँ ए बून और बैन लिख सकते हो ना, साइंस का हमने सुन रखा है ना, साइंस बून और बैन, तो वो भी लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी बून और बैन। और क्या लिख सकते हो बताओ, हाँ टेक्नोलॉजी डबल एजेड स्वॉर्ड, मतलब दो धारी तलवार है टेक्नोलॉजी, मतलब खतरनाक है ना, ध्यान से आपको यूज करना है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ना आपको टाइटल ऐसा बनाना है जो एक सेंटेंस की तरह नहीं होना चाहिए। सेंटेंस की तरह नहीं होना चाहिए मतलब उसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसी चीजों का यूज नहीं करना है, सीधा सीधा लिखना है क्या, टेक्नोलॉजी बून और बैन, ऐसा, ठीक है। ऐसा टाइटल आपको ऐसा ही लिखना होता है, ऐसे लिखना है आपको, टेक्नोलॉजी फिर ऐसे बून और बैन, बस ऐसे, है ना, टेक्नोलॉजी वरदान या फिर अभिशाप, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसे भी लिख सकते हो ना, बैलेंस्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी के ऊपर लिखा था ये पूरा पैराग्राफ, तो ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या पहले, व्हाई डज राइटर बिलीव दैट टेक्नोलॉजी शुड असिस्ट ह्यूमन रेदर देन कंट्रोल देम। तो ये राइटर ऐसा क्यों सोचता है कि टेक्नोलॉजी आपको असिस्ट करनी चाहिए, कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों सोचता है, वो क्यों सोचता है कि टेक्नोलॉजी आपकी मदद करनी चाहिए ना कि आपको कंट्रोल करे, वो ऐसा क्यों उसको क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि उसको इसलिए लगता है क्योंकि अगर आप उसका ज्यादा यूज करोगे ना तो आपकी डिजीज होएगी, प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ आपकी इफेक्ट करेगी, है ना, फिजिकल हेल्थ इफेक्ट करेगी। उसीलिए वो क्या बोलता है कि आपको इसका ओवर यूज नहीं करना है ना, इसको ज्यादा यूज नहीं करना है, वरना क्या होगा, ये आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगी टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ आपको क्या करनी चाहिए, असिस्ट, ठीक है। फिर देखो अगला क्या लिखा है, हाउ हैज टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ये कैसे चेंज किया टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को, इन सबको, कि पहले देखो हाँ विद इन सेकंड काम हो रहा है, वो लिखा था ना, वही तो लाइन लिखी ना यहाँ पे, पहले जिन कामों में आपको बहुत सारा समय लगता था अब वो काम कैसे हो रहे हैं, विद इन सेकंड्स हो रहे हैं, बस उसी को देखो। इसके आंसर तो आपको मिल जाएंगे ना शीट में, आंसर लिखने से तो क्या होगा, देखो फिर अगला देखो, फिर अगला, व्हाई सोशल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी के ओवर यूज से किस प्रकार की चीजें आपको हो रही है, वो उसमें लिखी थी,
है ना, मेंटल हेल्थ है, ओबेसिटी है, बस उसी के बारे में लिखना है, बहुत सारी प्रॉब्लम है ना वो। फिर व्हाट मेजर्स आर सजेस्टेड इन द पैसेज टू इंश्योर रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या मेजर बताए हैं बताओ। हाँ वही लिखा था देखो कि पेरेंट्स और गार्जियंस को क्या करना चाहिए, बच्चों को गाइड करना चाहिए। और दूसरा एक गवर्नमेंट के लिए बताया था कि गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट लॉज, है ना, गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स, है ना, ठीक है, फॉर दी बैलेंस्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर अगला क्या है, वैसे ये पैसे इतना सिंपल होता आपका। फिर अगला देखो, वन वर्ड फॉर दी केयरफुल एंड सेंसिबल यूज ऑफ समथिंग, इसके लिए क्या लिखोगे, हाँ मॉडरेशन लिख सकते हैं ना, लेकिन और भी देखो कुछ हो सकता है, केयरफुल, वाइजली हो सकता है ना, मॉडरेशन से ज्यादा सही वर्ड क्या है, वाइजली सही वर्ड है। हाँ नहीं, वाइजली सही है, वाइजली का मतलब क्या, केयरफुल और सेंसिबल यूज कर रहे हो आप किसी चीज का, मतलब उसको पैसेज वाइजली लिखा है उसके अंदर, वाइजली उसमें लिखा है, वाइजली उसमें लिखा है ना, वाइजली आंसर है इसका। कि देखो मॉडरेशन इसका आंसर नहीं है, मॉडरेशन का मतलब तो क्या हो गया, मॉडरेट लेवल में, यानी किसी चीज का बैलेंस यूज करना है। लेकिन ये तो क्या किस बात के लिए कह रहा है, केयरफुल एंड सेंसिबल यूज के लिए कह रहा है, तो वो आपको कैसे यूज करना होता है, किसी चीज को वाइजली यूज करना है। और क्या बोल सकते हैं इसके लिए, जुडिशियसली, सुना है क्या आप लोगों ने, जुडिशियसली मतलब वो भी क्या होता है कि आपको जो आपका समय है ना उसका यूज कैसा करना चाहिए, जुडिशियसली मतलब सोच समझ कर, ठीक है, बस ये हो गया। फिर देखो अब ये तो हो गया ना आपका, हाँ जी मैडम, पैसेज पैसेज पैसेज, हाँ पैसेज में लिखा है वही लिखना है मैडम, पैसेज से बाहर थोड़ी ना लिखेंगे। अब प्रेसी में क्या लिखोगे बता, अब वो ना तो मुझे पैसेज दिखेगा ना ही प्रेसी, अब देखो उसको ऊपर करते हैं, कोई बात नहीं। ये पैसेज बहुत सिंपल है ना, इसकी प्रेसी आप आराम से लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लिखिए क्या आप लोगों ने प्रेसी, टाइटल में तो क्या नहीं करना है आपको, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करना होता है, मतलब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसी चीजें नहीं लिखनी होती है, मतलब उसी टाइप से लिखना होता है। फिर देखो अब इसका में क्या लिखनी पड़ेगी, प्रेसी, तो क्या लिखेंगे देखो, टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ केयर, एवरी फील्ड टुडे डिपेंड्स हेवीली ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो क्या लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी हैज इंपैक्टेड आवर लाइफ, है ना, सच एज, कैसे उसमें फिर क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, या फिर ऐसे लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी हैज इंपैक्टेड आवर लाइफ इन एवरी फील्ड, ठीक है। इन एवरी फील्ड में क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा क्या लिखोगे देखो, टेक्नोलॉजी हैज इंपैक्टेड आवर लाइफ इन एवरी फील्ड, जैसे हेल्थ केयर, पहला तो हेल्थ केयर लिख दिया, उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को छोड़ दो, फिर देखो एजुकेशन लिख दिया इसके लिए, ठीक है। फिर देखो हेल्थ केयर, डॉक्टर तो आ ही गया ना, हेल्थ केयर लिख दिया तो डॉक्टर आ गया, फिर इसको भी काट दो, ये भी खत्म हो गया, फिर मशीन, फिर देखो कम्युनिकेशन, बस तीन ही चीज होगी ना, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, बाकी तो खत्म हो गया। हेल्थ केयर में डॉक्टर आ गया, एजुकेशन में कौन आ गया, स्टूडेंट, स्टूडेंट लिखा है, सब कुछ आ गया, और कम्युनिकेशन में सारा आ गया। तो यहाँ तक तो एक कटकुट आ गया, देखो कहां तक, यहाँ। अब देखो कम्युनिकेशन हैज बिकम फास्टर, अब देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कम्युनिकेशन ने क्या किया उससे थोड़ी ना मतलब है, कुल मिला के टेक्नोलॉजी मदद कर दी, हमने लिख दिया प्रेसी में, तो बात खत्म हो गई। तो इसको काट दो, देखो बिफोर द इंटरनेट हैज कंप्लीटेड, ये सब काट दो काट दो काट दो, ये कुछ भी नहीं है, ये सब तो हमने लिख दिया ना, अभी कम्युनिकेशन में मदद कर रहा है, तो खत्म हो गया, वो हर तरीके से मदद कर रहा है। अब देखो, अब ना वास्तव में आप देखोगे ना, इस पैसेज की टोन बदलेगी, कहां से बदलेगी, इस हाउएवर से ही बदलेगी। क्यों, क्योंकि अब देखो इसने जो ऊपर लिखा है ना उसका कुछ ना कुछ अपोजिट लिखेगा नीचे। हाउएवर का मतलब ही क्या होता है, परंतु, परंतु बोलते ही आप समझ जाओ आदमी क्या करेगा, अब पलटेगा, पलटेगा ना, पलटेगा इंसान। तो परंतु बोलते ही ऊपर वाले का तो आपने एक लाइन में लिख दिया, टेक्नोलॉजी हैज इंपैक्टेड आवर लाइफ इन एवरी वे, है ना, उसके बाद वो लिख दिया हेल्थ, कम्युनिकेशन और एजुकेशन। अब ये इंसान पलटा, पलटा तो ये क्या बोलेगा देखो, हाउएवर एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी आल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैनी पीपल स्पेंड लॉन्ग आवर्स ऑन मोबाइल फोन कंप्यूटर्स व्हिच इफेक्ट बोथ फिजिकल मेंटल। कुल मिला के इस लाइन को तो अपने का कोई मतलब ही नहीं है ना, कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, अपने को उससे क्या मतलब है, अपने को तो इस बात से मतलब है लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ क्या हो रही है, इससे अफेक्ट हो रही है। इस लाइन को कैसे लिखोगे कि देखो इसने क्या लिखा है कि एक्सेसिव डिपेंडेंस लिखा है ना, आप इसी को घुमा के क्या लिख दो, ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन इंपैक्ट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, खत्म हो जाएगी ना बात सारी। अब वो उससे होता क्या क्या, उससे अपने को क्या लेना देना है, बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं, वो घंटों घंटों कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इसका भी मीनिंग खत्म हो गया, भाई हमारी लाइफ को ही इंपैक्ट कर दिया, तो इन वो तो हर तरीके से कर दिया ना, अब उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर देखो सोशल रिलेशनशिप के बारे में भी बता सकते हो, लेकिन वो उसी में लिख देना, ठीक है,
वो ना ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो लिखा था ना, कैन इम्पैक्ट फिजिकल, मेंटल एंड आवर सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ये भी बात खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा इन मॉडर्न सोसाइटी। फिर देखो ये साइबर क्राइम के बारे में भी अपने लिख सकते हैं ना, ये थोड़ी सी बात बदलेगी उसके बाद। तो साइबर क्राइम और वो क्या हो रहा है इसके बाद, और क्या क्या हो रहा है इसका, डेटा थेफ्टिंग भी बढ़ रही है। तो ऐसे कुछ भी लिख देंगे ना, द मेन सीरियस कंसर्न ऑफ यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इज साइबर क्राइम एंड डेटा थेफ्ट, या फिर नाउ डेज से लिख सकते हैं कि आजकल क्या बढ़ रहा है, साइबर क्राइम या फिर डेटा थेफ्ट। लेकिन इस लाइन को अगर एक ही लाइन में लिखेंगे तो इस लाइन को खत्म करने का कोई मीनिंग ही नहीं हुआ ना। अगर इसकी जगह एक लाइन दोबारा लिखनी पड़ गई, एक लाइन के लिए साइबर क्राइम वाली के लिए, तो फिर वो उस प्रेसी का कोई मीनिंग नहीं लिखना ना, नहीं समझे भाई। 3 लाइनों के लिए आप एक लिखते हो तो ठीक है, अब इस एक के लिए एक लिखनी पड़ रही है तो वो सही नहीं है। इसको कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, जो ऊपर लिखी थी ना लाइन, वो फिजिकल मेंटल हेल्थ, उसी में ही उसको घुसाना पड़ेगा अपने को कैसे भी। हाँ, एंड साइबर क्राइम्स उसी में ही घुसाना पड़ेगा इसको ना, क्योंकि आप सोचो ना भाई, इस एक लाइन को हटाने के लिए अगर हम इसकी जगह एक लाइन और लिख देंगे तो वो तो हटी नहीं ना, वो तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उसी के अंदर घुसाएंगे इसको, ऊपर वाली लाइन में ही, जो जिसमें लिखा था ना वो सोशल रिलेशनशिप, उसी में इसको घुसा देंगे साइबर क्राइम को भी। हाँ ऐसे लिख देंगे बस। लेकिन वो, हाँ लेकिन घुसाना ऊपर वाली लाइन में ही आपको ना, नीचे नहीं लिखना है उसको, इसको खत्म कर देंगे उसी के साथ। फिर बस ये इतना सा बचेगा क्या, टेक्नोलॉजी इज बेनिफिशियल ओनली व्हेन यूज्ड वाइजली एंड इन मॉडरेशन, इट शुड असिस्ट ह्यूमन बींग्स रेदर देन कंट्रोल देम। तो बस इसके लिए क्या लिख देंगे, इस इतने के लिए क्या लिख देंगे, वी शुड यूज टेक्नोलॉजी जुडिशियसली, ठीक है। अभी तक तो इतनी बात आई अपने दिमाग में, ठीक है। उसके बाद देखो, पेरेंट्स एंड टीचर शुड गाइड चिल्ड्रन अबाउट द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट। अब देखो ये गवर्नमेंट, पेरेंट, टीचर तीनों को एक में घुसा देंगे, गवर्नमेंट, पेरेंट्स एंड टीचर शुड गाइड, चिल्ड्रन नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, पीपल, शुड गाइड पीपल। पेरेंट्स, टीचर्स एंड गवर्नमेंट शुड गाइड पीपल प्रॉपरली। बस बस मतलब सरकार भी क्या करेगी, गाइड करेगी, मतलब कुछ ना कुछ लॉ बनाएगी, सब कुछ आ जाएगा उसमें। इसको यहां तक क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे बस ऐसे। फिर देखो लास्ट की लाइन बच जाएगी, इफ सोसाइटी लर्न्स टू बैलेंस्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यहीं से शुरू करेंगे ना, बैलेंस्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी, हाँ, कैन लीड टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, बस इतना लिख देंगे, सही बात है। बैलेंस्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन लीड टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, इतना लिख देंगे, ठीक है जी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऐसे मुश्किल होता है देखो, है ना, ऐसे अब इतना देख देख के कर पाना मुश्किल होता है। दूसरा वो राइटिंग भी खराब आई थी, क्योंकि वो मतलब इसके ऊपर लिखना भी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। वो वाला होता है ना नोट, तो फिर भी लिख सकते हैं, इस पे सही से नहीं चलता, ठीक है। तो थोड़ा आप एडजस्ट करना आज के लिए ना, अगली बार से उस नोट पे लिखेंगे सही से पूरा। नहीं, उसमें तो खुद खुद से बनाना पड़ेगा ना। उसमें क्या होगा कि जो पैसेज होता है ना, उसका थोड़ा बहुत उसका मीनिंग भी निकलेगा आपके लिए। आप भी तो समझोगे ना कि पैसेज क्या कहना चाहता है उसका, आपको भी तो, आप भी तो उसका मीनिंग इन्फर करोगे अपने लिए कि ये पैसेज क्या कहना चाहता है। तो आप वो खुद की तरफ से भी तो लिख सकते हो ना, लाइनें लिख दोगे ऐसे रोज। हाँ हाँ, उसी उसी टेंस में रखना है मैडम, चेंज नहीं करना है अपने को ना। वो पैसेज किस में लिखा था, वो पैसेज ना मोस्टली आप देखो वो प्रेजेंट में लिखा हुआ पैसेज है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कहीं कुछ पास्ट की बातें नहीं है। तो आंसर भी अपने को प्रेजेंट में ही लिखने हैं ना ज्यादा। फर्स्ट टू थर्ड में एक ही आंसर है क्या, मैंने देखा नहीं मैडम। हो सकता है, देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, व्हाई डज राइटर बिलीव दैट टेक्नोलॉजी शुड असिस्ट ह्यूमन रेदर देन कंट्रोल देम, ठीक है। और थर्ड में क्या लिखा है, व्हाट सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ सेम ही आंसर, देखो आंसर तो वो, आंसर तो बताऊं कैसे सेम होगा। वो पहली तो बात, वो पैसेज ही बहुत छोटा है, पैसेज ही अपने आप में बहुत छोटा है ना। अब आप इतने छोटे पैसेज में से 5 क्वेश्चन बनाओगे तो उनके आंसर तो ओवरलैप तो करेगा, आपस में ओवरलैप तो करेगा ना। पैसेज ये कितने वर्ड का पैसेज होगा, लेकिन आपके एग्जाम में तो 300 वर्ड्स का आएगा ना, बड़ा पैसेज आएगा ना, लिखा है ना आरपीसी ने 300 वर्ड्स है ना। तो फिर भी 5 क्वेश्चन पूछेगा तो अलग अलग हो सकते हैं, बट इतने छोटे पैसेज में। दूसरी बात, ये पैसेज भी कैसा, बहुत टेक्निकल है, तो आंसर तो आपके ओवरलैप करेंगे ही करेंगे, इसमें तो सेम आंसर हो सकता है, बट उसको क्या करना है, थोड़ा सा घुमा के लिख देना हो। अभी आपका इसके बाद क्लास थोड़ी ना है, बिकॉज से शुरू नहीं करना होता है, बिकॉज से कभी शुरू नहीं करना होता है। हाँ और क्या,
पहले थोड़ी क्वेश्चन वाली लाइन लिखनी होती है, कैसे देखो, व्हाई डज द राइटर बिलीव दैट टेक्नोलॉजी शुड असिस्ट ह्यूमन रेदर देन कंट्रोल देम, है ना, इसमें थोड़ी तो पैसेज वाली लाइन लिखोगे ना, द राइटर बिलीव दैट टेक्नोलॉजी शुड असिस्ट देम, ऐसे तो थोड़ा तो घुमा के लिखोगे। और दूसरी बात देखो, उसका एक फायदा और है ना, एक लाइन तो पूरी होगी कम से कम, उसके बाद दो ही लिखनी है। बहुत बार एग्जामिनर बहुत बहुत डीपली पढ़ता नहीं है चीजों को, बहुत डीपली नहीं पढ़ता है ना वो, है, अब पढ़ता है क्या? देखो, एक मिनट रुको, देखो शुरू हो रही है सर आगे, एक मिनट रुको, देखो एक मिनट रुकना, देखो अच्छा देखो वो कैमरा कहाँ है, आप लोगों को थोड़ी दिख सकता है इस कैमरे से। ये देखो, पिछली बार ना एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही, वो मेरे पास पड़ी फोटो इसलिए आपको बता देता हूँ। वो क्या आया था, वो विचारक वाला था ना, विचारक एक नक्शा नवीस की तरह होता है। उसमें देखो एक बच्चे ने सिर्फ क्या लिखा है, थिंकर, क्या लिखा था बच्चे ने, थिंकर जस्ट लाइक कार्टोग्राफर, ठीक है, वो देखो इतना ही लिखा था उसने, और उसको कितने नंबर दिए थे आरपी सर ने पता है आपको, उसको आधा नंबर दे दिया था, फिर भी बस इतना ही लिखा है उसने, आपको दिखेगा नहीं मुझे नहीं लग रहा ना, थिंकर जस्ट लाइक कार्टोग्राफर, और उसको देखो कितने मार्क्स दिए थे, 0.5 नंबर दे दिए थे। तो उसने देखो थोड़ी सी कोशिश की ना, आधा नंबर मिल गया, तो आपको भिड़ना जरूर है, एग्जाम आप नंबर निकाल लाओगे, ठीक है, ठीक है जी, है ना, आप सर की क्लास, अभी क्लास है सर की लॉ की, लॉ का भी तो सोल्यूशन होगा ना।